Hello प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर लाइव ऑन अनअकैडमी नीट लाइव डेली एंड आज हम बात करने वाले हैं बच्चों मॉडर्न फिजिक्स के मैराथन का पार्ट 2, जिसमें हम एटम और न्यूक्लियाई पर चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज पे मान के चलिए कि इतना खूबसूरत सा सेशन होने वाला है बच्चों, जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किस बात का पता है? जो एटम है वो आप लोग 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और यहां पर 12th की फिजिक्स में फिर से आ जाता है एटॉमिक फिजिक्स में। तो बिल्कुल एक जैसी थ्योरी, एक जैसे क्वेश्चन, सब कुछ सिमिलर, लेकिन सवाल केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है और सवाल फिजिक्स में भी पूछा जाता है। तो सीधे सीधे आपको जो है डबल फायदा हो रहा है, राइट एवरीवन? बहुत बढ़िया। तो एक दो मिनट में लेट हुआ हूं, ठीक है? यस, फटाफट शेयर करो। पहले सबसे पहले सारे दोस्तों के साथ शेयर करके मोहल्ले में हल्ला मचा दो, ठीक है? कि आज हम बात करने वाले हैं एटम और न्यूक्लियाई पर। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन, दिस साइड महेंद्र सिंह, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, योर बिलोड माही भैया। और यहां पर कई सारी चीजें हैं बच्चों जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा यहां पर कांस्टेंट क्या है? हैशटैग नीट लाइव डेली। सबसे ज्यादा कांस्टेंट क्या है बच्चों? आपका प्यार और आपका साथ, आपका सहयोग, ठीक है? और ये हमारी बेहतरीन अनअकैडमी नीट की टीम है जो आपको हर दिन हर वक्त जो है तैयार कर रही है, आगे बढ़ने में यहां पर नई उम्मीद दे रही है। नया जो है मंथन हम अब करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं ना, आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया होगा, आई एम रियली श्योर। और आप लोगों ने जब ट्रेलर देखा होगा तो एक नया ही क्या जागा होगा आपके अंदर, एक नया जुनून बना होगा, नया जोश आया होगा नाम सुनकर, मंथन। इट इज द टेस्ट ऑफ बेस्ट अगेंस्ट द रेस्ट बच्चों, और 8 फरवरी से शुरू होने वाला है विद बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी नीट, ठीक है? राइट, तो चलिए, काफी सारे बच्चे जो हैं, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े बच्चों। राइट, तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम एटॉमिक फिजिक्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है ना, आज अब बच्चे कहेंगे कि सर एकदम सीधे लेक्चर शुरू। यस, आज लेक्चर शुरू, ठीक है? राइट, हाय कश्यप, हाय महवेश, हाय तान्या, हाय संजना, हाय अनिष्का, हेलो हिबा, हाय सुल्तान, हाय कुणाल, हेलो एवरीवन। चलो बहुत अच्छे बच्चों। तो जल्दी जल्दी से शेयर करते रहना, ठीक है? अपने सारे दोस्तों को बताते रहना कि भैया आ गए हैं मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 लेकर। जैसा कि मैंने कहा था उस दिन हम टाइम के चलते, ठीक है, क्योंकि मैं मंथन की ही उसमें लगा हुआ था बच्चों, कि मंथन को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको मंथन में हम देने वाले हैं। मंथन में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, लेक्चर्स के साथ साथ क्या ऐसी चीज़ें हों जिससे पढ़ना और सिलेबस का कवरेज, ये हमेशा से ही स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं रही है। पढ़ भी लेते हैं, सिलेबस का कवरेज भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी है वो है रिवीजन की, ठीक है? अच्छे नोट्स के साथ रिवाइज करना। और आप लोगों को पता है कि जो मेडिकल का एग्जामिनेशन है, जो नीट है, राइट, वो क्या है बच्चों, ज्यादा उसका जो फोकस है वो मेमोरी बेस्ड होता है। पूरी की पूरी जो एग्जाम है वो मेमोरी बेस्ड है। 180 मिनट में लगभग 180 सवाल आप लोगों को खत्म करने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा धुरंधर नहीं मिलेंगे, बहुत टेक्निकल होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, लेकिन उनके लिए चीजें जो याद होनी चाहिए, तो वो याद कैसे करें? वो याद करने के लिए तरीका क्या होता है बच्चों? एक क्विक रिवीजन। और क्विक रिवीजन के लिए अनअकैडमी नीट के जो एजुकेटर्स हैं वो आपके लिए हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं, और वो आप तक पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ मंथन, ठीक है? राइट एवरीवन? यस, बहुत बढ़िया। सो मंथन का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं बच्चों। मंथन का ऑलरेडी सेशन हमने जो है प्लान कर लिया है, और वो कल आपके साथ शेयर होगा, और कल हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? बढ़ जाएं आगे एवरीवन। बहुत बढ़िया, चलो फटाफट से हम बात करते हैं सर एटम के बारे में, एटॉमिक फिजिक्स में। तो देखो अलग अलग मॉडल्स यहां पर आए। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले एटम के बारे में जो है जे थॉमसन सर आए थे, और जे थॉमसन सर ने क्या कहा? तो जे थॉमसन सर ने कहा कि भाई जो यहां पर आपका एटम है, राइट, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है? जस्ट लाइक प्लम पुडिंग। और हम अगर भारत में बात करें बच्चों तो आप लोगों ने तरबूज देखा होगा, ठीक है? जिसमें यहां पर सारा का सारा जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट? पूरा इस तरह से इसके अंदर मास यहां पर होता है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड बच्चों। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं बच्चों? पूरे वॉल्यूम में पाए जाते हैं। जैसे तरबूज के अंदर तरबूज के बीज होते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है? राइट,
छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर हम यहां पर डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसी ही अलग अलग चीजें आई। इसके बाद कौन आए, इसके बाद आते हैं आपके सामने जो है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा कि यार अगर ऐसा है, ठीक है, पता कैसे लगाएं कि जे थॉमसन ने जो कहा वो सही है। समझना बच्चों, ठीक है। बहुत ज्यादा हम क्या करेंगे, मतलब आई एम नॉट गोइंग लाइक कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधा हम सवालों पर जंप करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एटॉमिक फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो जाता है बच्चों, बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल बच्चों। और बोहर्स के एटॉमिक मॉडल से जो क्वेश्चन बनते हैं, राइट, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं के सवालों को सॉल्व करते आना चाहिए। वही तरीका अगर आपको पता हो जाए तो फिर सारी चीजें आपके लिए बढ़िया हो जाती है, ठीक है। तो एटॉमिक फिजिक्स में जे थॉमसन साहब ने ऐसा कहा, और जे थॉमसन साहब की बात सही है या नहीं, इसी का प्रमाण खोजने के लिए निकले थे रदरफोर्ड। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। एवरीवन एक बार थम्स अप करके बताओ कि हाँ जी ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ हमने पहले से पढ़ा हुआ है भैया, है ना, हमने केमिस्ट्री में। इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि अगर फिजिक्स के टीचर आपको ये ना भी पढ़ाएं तो चल जाएगा, लेकिन आप बच्चे मानते नहीं हो, आप कहते हो कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, आपने वो नहीं पढ़ाया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो सब कुछ आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको एक बार हम ब्रश अप कर लेते, राइट। एवरीवन एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो कि हाँ जी भैया ये सब कुछ पढ़ा हुआ है प्रॉपर तरीके से हमने, ठीक है, राइट, वेरी गुड। सो यहां पर आ जाइए जरा, है ना। मंथन के बारे में कल बात करेंगे बच्चों, मंथन के बारे में कल बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। कल हम एक सेशन करने वाले हैं तो मंथन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, सो यहां पर फिर कौन आते हैं, रदरफोर्ड आते हैं। अब आप सब लोगों को पता है रदरफोर्ड ने क्या कहा था। तो जब हम बात करते हैं बच्चों रदरफोर्ड की, ठीक है, किसकी बात करते हैं बच्चों, रदरफोर्ड की हम बात करते हैं। तो रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या कहा था बच्चों, इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, वैसे खैर आपको पता है। रदरफोर्ड ने कहा था कि अगर जे थॉमसन की बात सही है, जे थॉमसन की बात अगर सही है कि जितना भी प्लस है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि जो माइनस चार्ज है वो जस्ट लाइक तरबूज के बीज या फिर जो प्लम पुडिंग होता है उसकी तरह कहीं कहीं पर होता है अवेलेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ऐसा है राइट, ये सीन अगर एग्जैक्ट ऐसा है बच्चों कि कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो है पूरा यहां पर क्या है सर, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज, ये कैसा है, पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये बात सही हुई तो जब मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, जब मैं यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को अगर बॉम्बार्ड करूंगा, इफ आई थ्रो सम पॉजिटिव चार्जेस, और वो पॉजिटिव चार्जेस कौन से लिए थे, रदरफोर्ड ने वो पॉजिटिव चार्जेस कौन से लिए थे बच्चों, अल्फा पार्टिकल। कौन से पार्टिकल बच्चों, अल्फा पार्टिकल, विच इज नथिंग बट लाइक अ हीलियम बच्चों, ठीक है। तो हीलियम एलिमेंट की तरह यहां पर अल्फा पार्टिकल लिया और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को हाई एनर्जी पर क्या किया, बॉम्बार्ड करवाया। हाई एनर्जी पर बॉम्बार्ड करवाया, जो रिजल्ट था वो रदरफोर्ड के लिए शॉकिंग था, जो कि जे थॉमसन की जो कुछ भी थ्योरी थी उससे बिल्कुल अलग था। एम आई राइट एवरीवन, ये बात आप लोग एग्री करते बच्चों, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आप सभी लोगों ने, हाँ जी, यस। जब हम अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवा रहे हैं तो यहां पर ये जो न्यूक्लियस है, ये जो पर्टिकुलर यहां पर, अभी के न्यूक्लियस वर्ड आया नहीं है ना, तो ये जो यहां पर पर्टिकुलर आप देख रहे हो ये गोला, जिसमें सारा का सारा प्लस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, रिजल्ट बहुत अजीबोगरीब था। किसके लिए, यहां पर रदरफोर्ड के लिए। रदरफोर्ड ने देखा कि ओवर यहां पर लगभग ओवर लैक्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, केवल एक अल्फा पार्टिकल वापस क्या करता है, अपना पाथ रिट्रेस करता है, और जो बहुत नजदीक होता है वो यहां पर मैक्सिमम डेविएट होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं बच्चों, विदाउट एनी डेविएशन निकल जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डेविएशन निकल जा रहे हैं, यानी कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उनको फील नहीं हो रहा है, देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एट ऑल। तो भाई अगर ऐसा है तो फिर यहां पर जो है रदरफोर्ड यहां मजबूर हो जाते हैं जे थॉमसन की बात को डिनाई करने के लिए, और एक नई थ्योरी बनकर सामने आती है बच्चों। कुछ ऐसा ही आपको नजर आता है, यू मस्ट हैव सीन कि सर यहां पर ये वाला एक जो है, मैं रेड कलर से बना देता हूं, ये गया
है ना, ये जा रहा है और यहां से लौटकर वापस आ रहा है बच्चों, ये गया, जा रहा है और लौटकर वापस आ रहा है। लाखों में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा करता दिखेगा, बाकी सारे यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों, उनमें से बहुत कम डेविएट हो रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन सीधे पहुंच जाते हैं। तो फिर यहां पर ये क्या है सर, ये अल्फा पार्टिकल है और ये कैसे है नेचर में, ये नेचर में है पॉजिटिवली चार्ज। ये नेचर में कैसे बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। अगर ये नेचर में पॉजिटिवली चार्ज है और अगर इस गोले के पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव हुआ, अगर इस स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव हुआ तो ये सारी की सारी लाइनें डेविएट होनी चाहिए थी, ये सारी की सारी लाइनें डेविएट होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुई। तो फिर रदरफोर्ड क्या कहते हैं कि जे थॉमसन ने जो कहा वो बात गलत है। एक्चुअल में जो आपका एटम है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए जिसमें सेंटर में सारा का सारा प्लस यहां पर अवेलेबल होगा और उस छोटी सी चीज को बहुत कम वॉल्यूम में यहां पर सारा का सारा प्लस कॉन्सेंट्रेटेड है, सारा का सारा प्लस यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है। और इस छोटी सी चीज को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इस छोटी सी चीज को हम कह रहे हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बच्चों, हम इसको कह रहे हैं न्यूक्लियस, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसके आजू बाजू यहां पर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों, रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक दिस। कुछ इस तरह की कहानी उन्होंने एक्सप्लेन करी थी बच्चों, राइट। आप लोगों को ये सारी बातें केमिस्ट्री से पता है, बहुत अच्छे से आप जानते हो। सो दिस इज न्यूक्लियस, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अब रदरफोर्ड के मॉडल की अपनी कुछ परेशानियां, अपनी कुछ तकलीफें, वो क्या क्या है ना भाई। बोहर को क्यों यहां पर जो है काम करना पड़ा एवरीवन। अब एक चीज यहां पर और मजेदार बताता हूं बच्चों, ये डेविएशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये जो डेविएशन है, एक टर्म यहां पर आएगा बच्चों, इंपैक्ट पैरामीटर। बहुत अच्छी बात आपको बता दे रहा हूं बच्चों, एक टर्म आ रहा है यहां पर, क्या सर, इंपैक्ट पैरामीटर। और क्या है इंपैक्ट पैरामीटर, थोड़ा सा हम उसको समझते हैं। सो इंपैक्ट पैरामीटर रिप्रेजेंटेड बाय बी बच्चों। इंपैक्ट पैरामीटर को क्या कहते हैं हम, रिप्रेजेंटेड बाय बी। तो अगर यहां पर न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना, ये क्या है आपके लिए, दिस इज योर न्यूक्लियस। अब आप समझना ध्यान से बच्चों, इस न्यूक्लियस को आपने देखा, और इस न्यूक्लियस को देखने के बाद में आप एक डिसीजन लेंगे। अभी देखिएगा जरा, ठीक है, क्या डिसीजन लेंगे अभी समझ में आएगा। एक लाइन है बच्चों, एक लाइन है जो ये अल्फा पार्टिकल यहां पर न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर की तरफ जा रहा है और रिट्रेस बैक करके आ रहा है। इंपैक्ट पैरामीटर इज नथिंग बट perpendicular separation from the center line of the nucleus बच्चों। ये क्या है सर, ये सेंटर लाइन ऑफ द न्यूक्लियस है, यानी कि ऐसा बोल सकते हो ये लाइन क्या है, ये लाइन है न्यूक्लियस के सेंटर से जो पास हो रही है। तो अगर आप देखें इस लाइन के लिए बी का वैल्यू क्या है बच्चों, 0। इंपैक्ट पैरामीटर 0 है। अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0, डेविएशन मैक्सिमम हुआ बच्चों, जिस रास्ते अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसी रास्ते वापस लौट कर आ रहा है, ठीक है। अब एक और चीज, अगर इंपैक्ट पैरामीटर क्या करोगे, आप बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप इंपैक्ट पैरामीटर को बढ़ाओगे डेविएशन उतना ही कम होगा। इंपैक्ट पैरामीटर को क्या करोगे बच्चों, जितना ज्यादा आप इंक्रीज करोगे डेविएशन उतना ही कम होगा। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो लाइन है परपेंडिकुलर सेपरेशन, इसको हम कहते हैं बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर। लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर, मोर विल बी द डेविएशन बच्चों। लेसर विल बी द इंपैक्ट पैरामीटर, मोर विल बी द डेविएशन। देखो यहां पर आपने इंपैक्ट पैरामीटर को छोटू सा कर दिया, और अगर आपने इंपैक्ट पैरामीटर को छोटू सा किया तो यहां पर डेविएशन ज्यादा हो गया। तो अगर कहीं पर एक थ्योरेटिकल सवाल देखो तो फिर आप उसे क्लिक कर पाए बच्चों। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी हो, ना पढ़ी हो, डिपेंडिंग अपॉन, है ना, कि आपने किस तरह से चीजों को समझा है बच्चों। बट इंपैक्ट पैरामीटर पर ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द इंपैक्ट पैरामीटर एक्चुअली, तो इट्स अ परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द न्यूक्लियस on which a particular alpha particle is bombarded बच्चों। अगर इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है डेविएशन कम है, इंपैक्ट पैरामीटर कम है डेविएशन ज्यादा है, यानी कि डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल
फ्रॉम दी या थ्रू दी न्यूक्लियस विल डिपेंड अपॉन द इंपैक्ट पैरामीटर, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहां पर शो करता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो करता है। क्वालिटेटिवली आप ये कह सकते हैं इंपैक्ट पैरामीटर कम है, डेविएशन ज्यादा है। कितना कम कितना ज्यादा ये आपको नहीं विचार करना है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है और वो चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी। इतनी बातें क्लियर है बच्चों? थम्स अप आप करते रहेंगे बीच बीच में, सारी बातें प्रॉपर तरीके से चलती रहेंगी। एवरीवन क्लियर है? बहुत बढ़िया। रेडियो एक्टिविटी अगर आपको टफ लगता है बच्चों, आज के सेशन के बाद कुछ भी टफ लगने वाला नहीं है। एवरीथिंग गोना बी क्रिस्टल क्लियर विथ यू पीपल, राइट? इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बार क्या होता है यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, एक और चीज हम देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बच्चों। एक यहां पर टर्म आता है, अभी क्या आता है सर? डिस्टेंस ऑफ क्या कहते हैं इसको? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये क्या होता है? बहुत आसान है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इस पर बेस्ड काफी सारे सवाल अभी मैं आपको करवाने वाला हूं बच्चों। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर बेस्ड काफी सारे सवाल आएंगे। अभी आपने क्या देखा सर? यहां पर एक न्यूक्लियस है, यहां पर क्या है सर जी? एक न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस कैसा है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज, यही लिया आपने। दिस न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज दैट वी हैव कंसिडर्ड, राइट? यही छोटी छोटी चीजें आपने कंसिडर करी थी। क्या बोलते हो बच्चों? ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस कैसा है? ये न्यूक्लियस है आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो हम यहां पर एक छोटा सा क्या करते हैं बच्चों? प्लस बना देते हैं, ठीक है? ताकि आपको एहसास होता रहे कि हाँ जी सर ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब हम ये बोल रहे हैं कि सर अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी अल्फा पार्टिकल या एनी पार्टिकल बॉम्बार्ड फ्रॉम हियर विद सम वेलोसिटी से u, तो ये इसके अलोंग जाएगा, इस लाइन के अलोंग जाएगा, इस लाइन के अलोंग जाएगा, और इसके पास यहां तक पहुंचकर, क्योंकि देखो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास टोटल कितना चार्ज है बच्चों? Ze, जहां पर Z क्या होगा? एटॉमिक नंबर। Z क्या है बच्चों? आपका एटॉमिक नंबर। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके क्या करते हैं बच्चों? आजू बाजू क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बेसिकली उतना नेगेटिव चार्ज है। तो एटम न्यूट्रल होता है कि नहीं होता है? एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। सो अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आप अगर यहां पर देखेंगे बच्चों तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर मतलब Z से बच्चों। तो Ze यहां पर न्यूक्लियस का चार्ज हो गया। न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है भाई? पॉजिटिव। न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है दोस्तों? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल भी कैसा है सर? पॉजिटिव। तो जब ये अल्फा पार्टिकल दूसरे पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ आएगा, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के चलते, है ना, जैसे जैसे ये पास आ रहा है, देखना ध्यान से, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है? बोल रहा है भाई मैं आ रहा हूं। किसको कहता है? न्यूक्लियस को। और मैं आकर तेरी बाड़ा बजा दूंगा, धज्जियां उड़ा दूंगा, आके टकराने वाला हूं, तुझे तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, कुछ भी XYZ ऐसा कहने लगता है। न्यूक्लियस कहता है देख थोड़ी सी, हाँ मतलब सोच समझ कर बात कर, है ना, तेरा मास कम है ना, और मेरा मास ज्यादा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बारी वाला होगा अपने दोनों के बीच में, ठीक है, तो मैं तेरे को वापस रवानगी दिला दूंगा। तो ये बहुत होशियार बनकर नजदीक तो आ रहा है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचता है ये न्यूक्लियस तुरंत उसको क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगा के यहां पर रोक देता है। ये जो पॉइंट यहां पर आप देख रहे हो ना, ये वाला यहां पर आ जाता है वो मोमेंटरीली रेस्ट पर बच्चों। कहां आ जाता है? यहां पर ये आ जाता है मोमेंटरीली एट रेस्ट बच्चों, ठीक है? आ गया समझ में कि नहीं? तो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, यही हम क्या कहते हैं बच्चों? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी आर को हम बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कुछ भी नहीं है, इस पूरी रामायण में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, दैट्स इट बच्चों। और आपको जानकर हैरानी होगी, 2016 में, 17 में, 15 में, 14 में, हर साल यहां से एक सवाल आया है बच्चों, ठीक है? क्लियर है? हर साल यहां से एक क्या आता है बच्चों? सवाल आता है। कैसे? देखो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। क्यों लगा सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन? देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, और वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने सीखा था कि जब भी कभी सिस्टम पर लगने वाला
एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। अब यहां पर अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन है। वो फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसा है बच्चों? इंटरनल फोर्स है। और अगर वो फोर्स इंटरनल है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन आप यहां पर देखेंगे बच्चों, ठीक है, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। सो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, अगर आपने यहां पर एनर्जी की कंजर्वेशन को अप्लाई किया तो आप लिखेंगे सर एक छोटी सी बात कि सर यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप यहां पर लिखेंगे यू फाइनल प्लस आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब देखो चर्चा का विषय यह बन रहा है बच्चों कि यहां पर जो यू इनिशियल है उसे आप क्या लिखोगे? जीरो। कंसिडरिंग दैट इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियस, कंसिडरिंग दैट, ध्यान से सुनना, कंसिडरिंग दैट इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, बहुत दूर से अल्फा पार्टिकल को फेंका है। कहां से? बहुत दूर से, एकदम कहीं उधर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। और ये न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। अगर बहुत दूर से आ रहा है तो फिर यहां पर आर का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, और अगर आर का वैल्यू बहुत ज्यादा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है। कोई बंधु, कोई भाई अगर यहां पर अभी ऐसा है, या कोई बहन अगर अभी यहां पर ऐसी है ना, हो सकता है कोई ना कोई महानुभव, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता, तो वो होती है बच्चों K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ऐसी होती है, ठीक है। R के साथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ज्यादा R होगा कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा R होगा बहुत कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। R को इनफाइनाइट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। मानते हो बात बच्चों? राइट, सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। दूसरी बात, अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गया जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितने से फेंका भाई तुमने? हाफ mu स्क्वायर से फेंका, वेरी गुड। दूसरी बात, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो। सर ये कैसे हुआ फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो? अरे तुम खुद सोचो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो तुम्हें समझ में आ रहा है? अल्फा पार्टिकल यहां पहुंचकर मोमेंटरीली कहां आ रहा है? रेस्ट पे आ रहा है। और अगर वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आ रहा है तो फाइनल एनर्जी को जीरो बोलना पड़ेगा। मानते हो बात कि नहीं एवरीवन? सो इन दोनों चीजों का आप इक्वेट करते हैं। अच्छा, Q1 क्या है? अल्फा पार्टिकल का सर चार्ज नहीं बताया आपने। अल्फा पार्टिकल मैंने क्या कहा था? अल्फा पार्टिकल इज लाइक हीलियम बच्चों, ठीक है, हीलियम एलिमेंट 2He4 है ना। तो यानी कि अगर आप इसके चार्ज की बात करोगे Q ऑफ अल्फा तो ट्वाइस टाइम्स ऑफ E हो जाता है बच्चों, ठीक है। और अगर आप मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल बात करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, दैट्स इट। तो यहां ले जाकर वैल्यूज रख दो और समझ में आ जाएगा सारी चीजें। हाफ क्या हो जाएगा बच्चों आपका? mu स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? K, Q1 की जगह हो जाएगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ E, Q2 की जगह हो जाएगा बच्चों Z टाइम्स ऑफ E, और नीचे हो जाएगा सर आपका R। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच चाहिए हमको, तो आप दोनों चीजें निकाल सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला भी बड़े काम का है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं बच्चों। और अगर आप R की बात करेंगे सो दैट कैन बी रिटन एज, ये यहां पर हो जाएगा 2, नीचे आएगा बनेगा 4, तो ये हो जाएगा सर आपका mu स्क्वायर, नहीं R जो है हम R कैलकुलेट कर रहे हैं ना, R कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सर 4, ये हो गया K, ये हो गया Z, ये हो गया E स्क्वायर। 4, ये 2 जाके 4 हुआ बच्चों, E इंटू में E स्क्वायर हो गया, Z एज इट इज, K एज इट इज, और नीचे हो जाएगा आपका क्या बच्चों? mu स्क्वायर। सो ये आती है बच्चों आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या आ जाता है बच्चों? आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाता है, ठीक है कि नहीं एवरीवन? राइट, क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। तो ये कुछ चीजें थी जिनको आपको क्या करना था, ध्यान में रखना था, और अब इन वैल्यूज का हम करते हैं इस्तेमाल और करते हैं बहुत सारे सवाल। फिर हम आते हैं बोहर्स मॉडल पर, फिर हम बात करेंगे। अभी पहले सवाल पर आ जाते हैं। जो कुछ अभी पढ़ा, राइट, जो कुछ अभी हमने पढ़ा इसको पहले क्या करते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? बोहर्स मॉडल पर आकर डिस्कशन करेंगे कि बोहर्स मॉडल क्या कहना चाहता है, बोहर्स मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, रदरफोर्ड के मॉडल के क्या क्या फ्लॉज थे, ठीक है बच्चों, वो बात करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं एवरीवन? यहां तक क्लियर है बच्चों तो थम्स अप कर दो फटाफट जल्दी से। यहां तक अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो फटाफट जल्दी से, इतना बता दो मुझे। राइट एवरीवन, कम ऑन कम ऑन दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड, यस डूड, क्या बात है भाई। चलो
हाँ जी, हाँ जी, चलो सर, यहां तक सब कुछ क्लियर है। एटॉमिक फिजिक्स में काफी मजा आ रहा है। तो हम चले सवालों पर बच्चों, ठीक है। पहला सवाल, व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass ms। बच्चों कब पूछा था? 2016 में। अभी देखो ताजा कल परसों की बातें लग रहा है, ठीक है। और रिसेंटली जस्ट नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्या किया है, मॉडर्न फिजिक्स का जो फियर आप लोग कह रहे थे, पार्ट 1 ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ करवाया था बच्चों। और आज की इस क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं किन किन बातों पर? तो हम चर्चा कर रहे हैं एटम पर, और फिर हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियाई पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से सारा प्रोग्राम आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। राइट एवरीवन, बहुत बढ़िया। सो यू पीपल आर गेटिंग ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए आ रहा है। मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूं, ठीक है, तब तक आप जो है करते रहिए इसको। अभी फॉर्मूला बनाया था जस्ट नाउ, याद है क्या? है ना, देखते चला किस किस की मेमोरी शार्प है। अभी हमने देखा था सर यहां पर, वैसे ये तरीका याद रखो कि हाफ mu स्क्वायर इनिशियल जो एनर्जी है वो होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी k। यहां पर होता है q1 यानी कि 2e, यहां पर होता है बच्चों Ze q2 डिवाइडेड बाय क्या होता है सर? r होता है। यहां से जब हम सॉल्व करते हैं बॉस तो पता चलता है कि सर r इज इक्वल टू k, ये हो जाता है z, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है e स्क्वायर, और नीचे हो जाता है सर आपका यहां पर क्या? mu स्क्वायर। तो समझ में आता है कि सर जो आपका r है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है मतलब यहां पर 1:m। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर m ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम होगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा बच्चों? कम होगा। और अगर m आपका क्या हुआ बच्चों? कम हुआ, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहां पर ज्यादा होगा, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब ऐसा भी क्यों है, थोड़ा सा अगर आप यहां पर देख लो तो एक और चीज है बच्चों, कोई भी मूविंग पार्टिकल अगर है तो मोमेंटम नाम की भी चीज होती है ना। कोई भी पार्टिकल अगर मूविंग है तो मोमेंटम नाम की भी कोई चीज होती है, और आप लोगों ने पढ़ा है मोमेंटम क्या होता है बच्चों? P इज इक्वल टू m इंटू में v। यार एक बात बताओ, ठीक है, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा, अगर किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा, तो यहां पर उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए कि नहीं? हालांकि उस केस में आपको ये बोलना पड़ेगा कि सर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है। तो इस तरह की चीजें भी क्या कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि कीपिंग द मोमेंटम कांस्टेंट, अगर मैं मास को बढ़ा दूं तो भाई वेलोसिटी डेफिनेटली आपको कम करना पड़ेगा। और अगर आप एक लेस एनर्जेटिक प्रोटॉन को भेजोगे या लेस एनर्जेटिक अगर आप अल्फा पार्टिकल को भेजोगे तो क्या ही नजदीक पहुंच पाएगा बेचारा, ठीक है। वो नजदीक नहीं पहुंच पाएगा, वो बहुत पहले ही लौट आएगा बच्चों। इसलिए अगर m ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है सर? ये r कम है, और अगर m यहां पर क्या है बच्चों? कम है, तो r की वैल्यू ज्यादा है। ये दो बातें यहां पर आपको थोड़ा सा समझकर चलना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए हो गया। अब जो एनर्जी का मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि एनर्जी की टर्म याद रखो, हाफ mu स्क्वायर, है ना। क्या याद रखो आप लोग? हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। याद रखो, क्यों? क्योंकि इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे PYQ में बच्चों। अब ये क्वेश्चन पढ़ो जरा एवरीवन, read this question. In a Rutherford scattering experiment, when a projectile of charge Z1 and mass m1 approaches a target nucleus of charge Z2 and mass m2, the distance of closest approach is r0, the energy of the projectile। बच्चों क्या पूछा है? The energy of the projectile। अल्फा पार्टिकल या जिस भी पार्टिकल को हमने एज अ प्रोजेक्टाइल यूज किया है उसकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनेट होगी, ये पूछ रहा है। राइट एवरीवन? यस, मंथन के बारे में कल हम बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो मंथन, इट इज द टेस्ट ऑफ द बेस्ट अगेंस्ट द रेस्ट बच्चों। बहुत अमेजिंग होने वाला है। शॉर्ट नोट्स, डीपीपी, राइट, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर्स, टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ जो आप लोगों की प्रिपरेशन को चार चांद लगाएगी। इस बार चाहते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 to 100 आप लोग जज्बा रखिए, जुनून रखिए और टारगेट सेट करिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है।
चलिए बिल्कुल 8 फरवरी से क्लासेस होंगी बच्चों, और वादा करता हूं मैं कंसिस्टेंटली हर 7 दिन बच्चों, ऑल 7 डेज आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ऑल 7 डेज, ठीक है। चलो बेहतरीन, बहुत बढ़िया। यस, यूट्यूब पर अनअकैडमी नीट के यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल को आप देख रहे हो इसी चैनल पर, तो अगर आप नए हो तो लाल वाले बटन को दबा दो, तहस नहस कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पर होने वाला है महासंग्राम, ठीक है। यस, चलो इधर आ जाइए। आपको यहां पर जो बोला था ना बच्चों, यहां पर जो अल्फा पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल इसका है, इसका चार्ज जो है बच्चों क्यू अल्फा, इस बार सवाल में बोला कि वो Z1 होगा। जो मास है बच्चों m अल्फा, वो इस बार बोला कि M1 होगा, ठीक है। यहां पर जो न्यूक्लियस है बच्चों, यहां पर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का जो चार्ज है बच्चों, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, वो बोला गया कि Z2 होगा, और जो इसका मास ऑफ न्यूक्लियस है बच्चों Mn, वो यहां पर M2 होगा। दीज आर द थिंग्स जो कि आपको गिवन है। सवाल ये पूछ रहा है कि एनर्जी जो यहां पर हाफ m, और यहां पर आप क्या बोलेंगे बच्चों, u स्क्वायर, दिस इज व्हाट आप इसको कहेंगे सर, ये है आपका एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। आप इसको क्या कहेंगे सर, ये हमारे प्रोजेक्टाइल का क्या होगा बच्चों, एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जिस पर्टिकुलर पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है, ये उसका क्या है बच्चों, एनर्जी है। अब देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है k, Q1 यानी कि Z1, Q2 यानी कि Z2, और डिवाइडेड बाय आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। भाई k कांस्टेंट है और R0 आपको यहां पर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप बोलोगे सर दिस एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू थिंग्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा सर, Z1 इंटू Z2। तो सवाल बहुत ईजी होते हैं, बस उनको घुमा फिरा कर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये क्या देख रहे हो सवाल, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लीमन सीरीज। तो अब जो बाल्मेर सीरीज और जो लाइमन सीरीज है बच्चों, ये है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पहले पढ़ते हैं, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के करते हैं सवाल, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अब यहां पर क्या, रदरफोर्ड के जो मॉडल के कुछ फ्लोज हैं, है ना, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, सो बिफोर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें यह पढ़ना बहुत जरूरी है कि जो बोहर साहब हैं उनके मॉडल के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, बोहर के मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। देखो फिजिक्स में बहुत सीक्वेंस में घटनाएं चलती हैं, पहले कोई आदमी रिसर्च करता है, वो थोड़ी बहुत बात करता है, जितना उसका ज्ञान, जितना उसका विस्तार होता है वो उतनी बात करता है, फिर उसका सीनियर आता है या उसका जूनियर आता है जिसको थोड़ा सा उस फील्ड में ज्यादा नॉलेज होता है, फिर वो थोड़ी सी उस घटना को आगे बढ़ाता है, फिर वो कहता है कि सर ने ऐसा कहा था लेकिन एक्चुअल में ऐसा है, तो थोड़े से लिमिटेशंस हैं, उनको मैं अपनी थ्योरी में कवर कर रहा हूं। तो रदरफोर्ड का जो जे थॉमसन ने जो बात कही, रदरफोर्ड को नहीं जमी, उन्होंने अपनी नई थ्योरी दी। रदरफोर्ड ने जो बात कही उसमें से दो चीजें किसको नहीं जमी थी, बोहर को नहीं जमी, तो बोहर ने फिर क्या किया, अपना एक नया मॉडल दिया। रदरफोर्ड कहते हैं कि यहां पर न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड कहते हैं कि यहां पर न्यूक्लियस है कुछ इस तरह से, यहां पर क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है कुछ इस तरह से, और न्यूक्लियस के आजू बाजू इर्द गिर्द यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों, ऑर्बिट में इस तरह से घूमते रहते हैं, ओके। और अगर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और उनके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है बच्चों, क्या लगता है, एक फोर्स भी लग रहा है, और यहां पर अगर फोर्स लग रहा है तो ये अगर एक्सेलरेटिंग है, अगर ये चार्ज कैसा है बच्चों, एक्सेलरेटिंग है, तो ये घूमकर यहां पर अगर ईएम वेव्स को इजेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है देखो अगर कोई चार्ज है, अगर कोई चार्ज है बच्चों और अगर वो मोशन में हो, कैसा मोशन हो बच्चों, उसका मोशन हो विथ ए नॉन जीरो, तो वो क्या करेगा बच्चों, वो प्रोड्यूस करेगा ईएम वेव। वो क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। और जब वो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा मतलब उसकी एनर्जी यहां पर क्या करेगी, एनर्जी उसकी लॉस होगी। तो एनर्जी लॉस होगी तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते 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 कॉन्टिन्यूअस सर्कल में ना घूम के स्पाइरल पाथ में घूम के एक दिन ऐसा होगा कि वो न्यूक्लियस से आके टकरा जाएगा। तो यहां पर रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, जबकि ए आपका नॉन जीरो है। तो इस बात को एक्सप्लेन किया है किसने, बोहर ने, ठीक है, कि भाई जितने भी यहां पर ऑर्बिट्स हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं बच्चों, क्वांटाइज्ड होते हैं। अब कैसे होते हैं उनको हम थोड़ा सा समझते हैं। दूसरी जो यहां पर बात है बच्चों,
रदरफोर्ड कहते हैं कि यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन ईएम वेव प्रोड्यूस कर रहा है, या ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आपको ईएम वेव्स मिल रही हैं, ठीक है, जिस भी तरह का स्पेक्ट्रम आपको यहां पर नजर आ रहा है वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यानी कि हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ आपको नजर आती है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एक्चुअल में डिटेल में ना जाकर सुपरफिशियल चीजें इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि जितनी जरूरत है, जिनसे सवाल हो जाएंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलरेडी आप लोगों ने इन पर एक एक लेक्चर पढ़ा होता है। ठीक है, तो आपको केवल उतना पढ़ना है, केवल उतना समझना है जिससे आपका काम बन जाए। सवाल सारे बनेंगे, ये आपके भाई का वादा है। ठीक है, तो एक यहां पर बच्चों ये स्पाइरल में क्यों नहीं घूम रहा है, ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्यों घूमता है, ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। और दूसरा जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, जबकि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये बोहर के दो यहां पर क्या थे बच्चों, क्वेश्चंस थे रदरफोर्ड की थ्योरी को पढ़ने के बाद, और वही उन्होंने क्या किया बच्चों, बोहर मॉडल में दूर किया। ठीक है, तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बोहर्स मॉडल, यानी कि आप एक तरह से मान के चल सकते हैं कि एक्चुअल आप पढ़ रहे हैं यहां पर एटॉमिक फिजिक्स बच्चों, बोहर्स मॉडल की बात करते हैं। ठीक है एवरीवन, इसमें इतनी डिटेलिंग है बच्चों, इसमें इतनी डिटेलिंग है कि आप जो है ना सुन सुनकर पढ़ पढ़कर है ना परेशान हो जाओगे, इतना ज्यादा इसके डिटेलिंग है बच्चों। ये मॉडर्न फिजिक्स है, ये मॉडर्न फिजिक्स है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कभी बाउंड्रीज ही नहीं समझ में आती। यू टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, इतना कुछ है इसके अंदर भंडार। मैकेनिक्स तो फिर भी ये कि हाँ यार नॉलेज काफी कुछ है, मैकेनिक्स लगभग ऐसा है कि सब कुछ पढ़ रखा है, अब उससे बियॉन्ड बहुत कम चीजें बची हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में तो बहुत कुछ है भाई, अभी इतनी चीजें हैं और ऐसी ऐसी चीजें हैं फिजिक्स में जिसका नाम तक नहीं सुना होता है। ठीक है, राइट, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर हम बात करते हैं बच्चों बोहर्स मॉडल। तो सबसे पहला बोहर्स कहते हैं कि अगर कोई भी यहां पर जो एटम है, ठीक है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। क्या करते रहते बच्चों, फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो वो यहां पर क्वांटाइजेशन का टर्म यूज कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्या टर्म यूज करते हैं बच्चों, क्वांटाइजेशन का टर्म यूज करते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी सी चीजें, देखिएगा जरा। ठीक है, कि वो अगर जो भी यहां पर पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन, अगर वो यहां पर क्या कर रहा है, अगर उसके वेवलेंथ की बात कर रहा है जैसे यहां पर, तो ये बेसिकली ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, तो ये एक्चुअल में क्या करेगा बच्चों, कंप्लीट लैम्डा के उस फॉर्मेट में डिवाइड होगा बच्चों। ठीक है, एक मिनट यार, ये ठीक से नहीं बना, सुंदर सुंदर बन जा भाई। ऐसा देखो कितनी वेवलेंथ बनी, अगर आप देखोगे तो सर यहां से लगाकर यहां तक क्या हो जाता है बच्चों, एक सिंगल वेवलेंथ है, फिर यहां से लगाकर यहां तक एक सिंगल वेवलेंथ है, फिर यहां से लगाकर यहां तक भी क्या है बच्चों, एक सिंगल वेवलेंथ है। तो जब यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन, अगर कोई वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन वैसे बेसिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने पढ़ा होगा ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ अभी कल परसों के लेक्चर में पढ़ाया। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का भी एक वेवलेंथ होता है, तो ये वेवलेंथ इंटीजर मल्टीपल होता है। और ये जो ऑर्बिट है बच्चों, इसको नाम दिया है हमने ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है ये होता है बच्चों फिक्स्ड। ये कैसा ऑर्बिट होता है बच्चों, फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट होता है। तो यहां से जो आपके बोहर है उन्होंने एक रूल दिया था, याद है किसी को, कोई बताएगा मुझे क्या रूल था बच्चों, एवरीवन? हाँ एवरीवन, हाँ जी, उम्मीद का क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मनीष, तुम्हें उम्मीद की क्यों चिंता हो रखी है बच्चे? ठीक है एवरीवन, ग्रेट, थैंक यू सो मच शाकिब भट्ट। चलिए आ जाइए, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ऑर्बिट है और फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट है, यहां पर फिक्स्ड एनर्जी है बच्चों उस ऑर्बिट की। ठीक है, अब
कुछ चीजें और यहां पर डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर रिवॉल्व कर रहा है शेल में, तो इसका कुछ ना कुछ यहां पर वेलोसिटी होगा, और अगर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है यहां पर, ये इस ऑर्बिट की कुछ ना कुछ रेडियस होगी बच्चों आर। तो जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चों एल, जिसको आप यहां पर क्या लिखोगे, एम वी आर लिखोगे, वो यहां पर क्या होता है बच्चों, इंटीजर मल्टीपल ऑफ यहां पर क्या होता है बच्चों आपका h/2π बच्चों। ठीक है, सो ये काफी प्यारा सा स्टेटमेंट है, ठीक है, कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, ऐसा क्यों है, अभी मैंने आपको बताया कि जो कोई भी ऑर्बिट यहां पर होगा या जो कोई भी शेल यहां पर होगा, उसमें जितने भी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आप यहां पर बनाएंगे बच्चों, वो इंटीजर मल्टीपल होगा। वो वेवलेंथ कैसा होगा, यहां पर इंटीजर मल्टीपल होगा, वो नंबर फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। जहां पर अगर इस n की बात करिए, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ शेल आप यहां पर बोल सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ बच्चों, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए जरा, L इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू NH/2π है। बहुत सारे फॉर्मूले यहां से बन सकते हैं। अब क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं सर, अगर ये न्यूक्लियस है, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, है ना, इसके बारे में बात करने के लिए डिटेलिंग इतनी है, इतने क्लियर विजुअलाइजेशन है कि पूरी रात कम पड़ जाएगी दिखाने में, बताने में, समझाने में। मैंने खुद लास्ट ईयर जब ये टॉपिक पढ़ाया है तो बहुत सारे क्लियर विजुअलाइजेशन दिखाए हैं, ठीक है, अनअकैडमी नीट के यूट्यूब चैनल पर। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा का विषय ये है कि हम कम में ज्यादा कैसे करें बच्चों। वो चर्चा का विषय ये है कि हम कम में ज्यादा कैसे करें। इतना गंदा जो है मैंने शेल बनाया, ठीक है, ठीक ठीक, थोड़ा थोड़ा सुंदर सुंदर सा बना। ये रेडियस आर है बच्चों, ये रेडियस क्या है, यहां पर आर है, और इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस या रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बच्चों। इस आर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, इस आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब सोचो जरा, यहां पर क्या है, यहां पर अगर न्यूक्लियस है तो इसका मास, इसके पास चार्ज कितना हो गया, Ze, और अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा बच्चों बाहर की तरफ, जो कि हो जाएगा mv²/r। क्या हो जाएगा बच्चों आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों ये कौन सा फोर्स हो गया, ये वाला फोर्स हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा बच्चों। कौन सा फोर्स बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा। और आप इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जब देख रहे हैं तो, और एक और चीज है बच्चों, एक और चीज है, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस यहां पर क्या करेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बच्चों K, Q1 यानी कि Ze और Q2 यानी कि E, और डिवाइडेड बाय क्या होगा सर आपका R²। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ना इस तरफ जा रहा है और ना नीचे आ रहा है बच्चों, दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग इन दी रेडियल डायरेक्शन में, वो ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे सर कि ये दोनों चीजें जो है बैलेंस हो जाएंगी, यानी कि KZe² डिवाइडेड बाय आपका जो R² है वो होगा mv²/r से बराबर बच्चों। अब यहां पर जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो, r से r कैंसिल आउट किया। हम r कैलकुलेट करना चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट रेडियस बच्चों। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेडियस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए यहां से आप क्या करेंगे सर, इस वाले रिलेशन से v की जगह आप क्या वैल्यू रखेंगे सर, v की जगह आप रखेंगे NH डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, v की जगह ये होगा आपका 2π, और ये हो जाएगा सर आपका m इंटू में r बच्चों। तो इस v की वैल्यू को यहां पर लाके प्लग करना है आपको, और फिर r का एक खूबसूरत सा रिश्ता बनेगा, ठीक है। तो फिर ये डेरिवेशन करवाना मुझे नहीं लग रहा था कि आप लोगों को जरूरी है, आपको याद होगा फॉर्मूला, लेकिन है ना एवरीवन। क्यों, क्या हो गया मनीष, क्या हो गया? इधर आ जाओ जरा यहां पर। अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर आपने यहां पर v² की जगह वैल्यू रखा तो k एज इट इज है, z एज इट इज है, E² एज इट इज है, नीचे यहां पर आपके पास एक r है जिसका वैल्यू हमको निकालना है, और m आपने एज इट इज रखा। v² की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो दैट वुड बी आपका n², और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका, दिस इज आपका h²। नीचे यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, नीचे आपको यहां पर नंबर समझ में आएगा कि सर ये हो गया आपके पास
2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई का होल स्क्वायर, ये होगा आपका m स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों आपका r स्क्वायर। ये पूरे मसाले से, इस पूरे मसाले से हम r का एक नंबर बनाना चाहते हैं, और वो r का नंबर क्या बनकर आता है, यहां देखिए, यहां खाली स्पेस है तो मैं यहां बनाना चाहता हूं बच्चों, है ना। बहुत गंदे फॉर्मूले बनते हैं यार, ये बहुत गंदे फॉर्मूले बनते हैं। ऑल्दो अगर एज इट इज फॉर्मूला याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज केवल प्रोपोर्शनलिटीज को याद रख लेना बच्चों। किसको याद रख लेना? प्रोपोर्शनलिटीज को जरूर याद रख लेना। तो एक r से एक r कैंसिल होगा सर, एक m से एक m कैंसिल होगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे सर r यहां आ रहा है, ये वाला r उठ के इस तरफ आया, तो ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है सर n स्क्वायर h स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है बच्चों? नीचे बन रहा है k z, नीचे क्या बन रहा है सर आपका e स्क्वायर, और क्या बन रहा है नीचे? 4 पाई स्क्वायर, और क्या बन रहा है सर? एक मास भी बन रहा है। इस फॉर्मूले को अगर आप देखोगे बच्चों, और इस फॉर्मूले में आप एक चीज यहां पर देखिएगा, r इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे, या r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z है बच्चों, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय m भी है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार सवाल आपको जो है फंसाने की कोशिश करेगा, है ना। अब एक देखो, जरा सवाल बनाते हैं अपन, ठीक है। अब एक सवाल बनाते हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों एवरीवन? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आपको केवल ये याद रखना है, आपको अगर ये प्रोपोर्शनलिटी याद रह जाती है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z नंबर, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल बच्चों, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी आपको याद रखनी है। बाकी अगर ये सब मसाला याद नहीं भी रखोगे तो आपका काम बन जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होना। राइट एवरीवन? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? मनीष, मैं मंथन पर पढ़ा रहूंगा, मैं मंथन पे पढ़ा रहा हूं, तो उम्मीद वालों ने धोखा कैसे दिया बच्चों? ठीक है, मैं मंथन पे पढ़ा रहा हूं तो उम्मीद ने धोखा दिया, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। चलिए n स्क्वायर कहां से आया? अरे बच्चे देख, v का क्या है यहां पर? v का स्क्वायर है ना, और v की वैल्यू ये रही ऊपर, यहां पर देख v का स्क्वायर है, और ये रही v की वैल्यू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई, और mr है नीचे। v की जगह जैसे ये वैल्यू रखेंगे, सारी टर्म का स्क्वायर कर दिया हमने, कीपिंग ऑल द थिंग्स सेम, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो अब आगे बढ़े। यस यस, चलो अब यहां से बहुत प्यारी चर्चा हम करने वाले हैं बच्चों एक सवाल के जरिए, और वो सवाल ये रहा यहां पर, ठीक है। एक मिनट, सवाल ये रहा यहां पर, देखो जरा, ठीक है। अगर हमने ऑर्बिटल नंबर को, ठीक है, n को क्या कर दिया? इंक्रीज करके ट्वाइस टाइम्स ऑफ n कर दिया बच्चों, और z को हमने क्या किया बच्चों? डिक्रीज कर दिया, z बाई 2 कर दिया, ठीक है, राइट। तो आपसे पूछा है अगर इनिशियली रेडियस r थी तो बाद में यहां पर जो रेडियस r प्राइम है उसका वैल्यू क्या होगा? दिस इज क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर आपने शेल नंबर को n से 2n किया, अगर आपने एटॉमिक नंबर को z से z बाई 2 किया, और अगर आपने रेडियस को r से r प्राइम किया, तो बताइए यहां पर आपका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? कम ऑन एवरीवन, श्योर आमिर? श्योर, ओके। तुम लोग बहुत डिमांडिंग हो यार, पढ़ा कुछ रहे होते हैं, ठीक है, और बात कुछ और ही चल रही होती है, ठीक है। जगत की परेशानियां तुम्हारे साथ हो रखी होती हैं, समझ में नहीं आता, है ना, समझ में नहीं आता। जब तुम डॉक्टर बनोगे, है ना, जब तुम डॉक्टर बनोगे तो भाई ऐसे मत कर देना यार। ऑपरेशन थिएटर में गए, किसी मरीज को जो है क्या कहते हैं उसको, मैं तो यहीं बेड ही कह देता हूँ, तुम्हारे मेडिकल लैंग्वेज में जो भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर में मरीज को जो है लेटा रखा है, ठीक है, और भाई साहब उसका पेट वेट खोल रखा है, अंतेड़िया बाहर निकाल रखी है ना, इलाज विलाज करने के लिए। कोई अगर मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट है तो सीना वीना चीर के दिल बाहर निकाल रखा है, और वो दिल का ऑपरेशन करते करते कुछ बात याद आ गई, ठीक है। अरे हाँ, अरे प्रोफेसर DN मिश्रा सर ने तो ये वाले नोट्स दिए ही नहीं थे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसका दिल तो बाद में जोड़ेंगे, इसका दिल बाद में जोड़ेंगे, चलो चलो पहले नोट्स लेने चलेंगे। क्या मतलब क्या है ये? बी लाइक डॉक्टर्स गाइस, बी लाइक डॉक्टर्स।
प्रेजेंस ऑफ माइंड को एक जगह रखना सीखिए। लेक्चर्स अटेंड करने आए हैं, लेक्चर पर फोकस करिए। सर इसके नोट्स नहीं हैं, सर उसके नोट्स नहीं हैं, सर टेस्ट सीरीज उम्मीद की, टेस्ट सीरीज मंथन की, सर मंथन का शेड्यूल, सर ये, जबकि क्लास के स्टार्टिंग में कह दिया कि मंथन के बारे में हम कल बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, मैं कभी कभी बड़ा परेशान होता हूँ यार तुम लोगों के रवैये को देखकर। ठीक है, हाँ जी। एक पेशेंट आएगा, तुम जिस तरह की हरकतें करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसे डॉक्टर बनोगे। ठीक है, मतलब अदरवाइज मत लेना, हंसी मजाक के लिए मैं कह रहा हूं ऐसे। ठीक है, तुमको भी ऐसे डॉक्टर बनोगे। मान लीजिए कोई पेशेंट आया तुम्हारे पास, बोले सर पेट बहुत दुख रहा है सर, ऐसा दर्द हो रहा है समझ नहीं आ रहा सर, एकदम लग रहा मर जाऊंगा सर। ठीक है, ऐसा कहते हैं मरीज ऐसे। तूने कहा ठीक ठीक कोई बात नहीं बेटा, चलो भाई इसको भेजो जरा, एक्सरे वेक्सरे करवाया, देखा जरा एग्जामिन किया, तो भाई पता चला कि इसके स्टोन हो रखी है। ठीक है, स्टोन हो रखी है, तो तुम वहां ऑपरेशन थिएटर में पेट वेट खोल रखा है, स्टोन की क्लीनिंग कर रहे हो और बात करते करते मरीज से कह रहे हो भैया देखो कल नहीं परसों आपको अपेंडिक्स तो हो ही जानी है। ठीक है, तो अभी ऑफर चल रहा है, काम करे क्या, बोले आपके पथरी के ऑपरेशन के साथ एक्स्ट्रा 5,000 में अपेंडिक्स भी काट दे। समझ रहे हो ना? तो भाई ठीक है इट्स रियली फनी, बट हाँ यार थोड़ा सा तो मतलब प्लीज ग्रो अप। हाँ यार अल्ट्रासाउंड होगा। चलो इधर आ जाइए, मुझे नहीं पता यार मेडिकल टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती है, पथरी को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड होता है या क्या होता है। ठीक है, कभी ऐसा काम पढ़ा नहीं और ईश्वर करे पढ़े भी नहीं। ठीक है, तो यस, हाँ हाँ भैया मजा आया हाँ जी बिल्कुल, मतलब ये देखो। ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे तो लोग डॉक्टर बनने चले। सर जी 14 फरवरी आ रहा है, सेटिंग करा दो ना। हाँ भाई मैं हमेशा एक डायलॉग मारता हूं, भाई खुद ने अगर अभी पिज्जा खाना होगा तो 50 बार पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे और 24 बार गालियां सुननी पड़ेंगी, तब जाकर एक जो है 400 रुपए का पिज्जा खुद खा पाएगा। क्यों दूसरे की जिम्मेदारी अपने सर पर ढोने चला है? भाई पहले इधर पढ़ ले, यहां ध्यान दे ले, तब हद है यार, हद है चलो इधर आ जाओ। हाँ जी बिल्कुल, नीतीश बोल रहे सर ये आपके रिपीटेड लाइन से बिल्कुल सारे के सारे। ठीक है, तो यार ऑब्वियस बात है, यहां आ जाओ। हमने अभी क्या देखा सर, वी हैव सीन दैट कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे r डिवाइडेड बाय, अगर आपने r प्राइम किया इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऊपर अगर आपका n स्क्वायर है तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, आप यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो नीचे हो जाएगा सर आपके 2n का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू में क्या होगा बच्चों, नीचे हो जाएगा z, तो ऊपर हो जाएगा सर आपका z/2। कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर आपका z/2। सॉल्व करें जरा, सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा सर आपका n स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा z, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका 4n स्क्वायर, नीचे आपका z है और एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो बॉस n स्क्वायर z से n स्क्वायर z खत्म हुआ, 1:8 आ रहा है, यानी कि जो आपका r प्राइम है वो क्या हो गया बच्चों, 8 टाइम्स ऑफ r हो गया। ऑब्वियस बात है, आपने n को बढ़ाया और z को कम किया, आपने n को क्या किया बच्चों, बढ़ाया, और z को क्या किया बच्चों, कम किया। तो ऑर्बिटल रेडियस जो है यहां पर क्या करनी थी, मैं बार बार ऑर्बिटल रेडियस कह रहा हूं बच्चों, कह भी सकते हैं वैसे, ऑर्बिट्स ही तो होते हैं। तो जो यहां पर आपकी जो रेडियस है बच्चों ऑर्बिट की, वो 8 गुना हो गई प्रीवियस वैल्यू की। इसी सवाल में एक वेरिएशन थोड़ा सा ऐड करते हैं बच्चों, इसी सवाल में एक छोटा सा वेरिएशन रखते हैं और उस सवाल को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आजकल ऐसे सवाल प्रचलन में है। ठीक है, तो सवाल यहां पर क्या है बच्चों, सवाल यह है कि n जो है उसको कर दिया 2 गुना, n को क्या कर दिया बच्चों, 2 गुना, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों उसको भी कर दिया 2 गुना, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बच्चों, 2 गुना कर दिया। कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर सेम, बच्चों लिखा भी है यहां पर क्या, कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स, कीपिंग ऑल अदर यहां पर बच्चों पैरामीटर्स सेम, कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स कैसे, कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स सेम, बाकी सारे पैरामीटर सेम रखें। ठीक है, तो आपसे पूछा है बताइए r का वैल्यू जो r प्राइम है वो r की टर्म्स में कितना होगा। अब जरा दिमाग लगाइए, बाकी सारी चीजें सेम हैं लेकिन मास को डबल कर दिया और n को डबल कर दिया। सवाल आपके सामने, कम ऑन एवरीवन। ठीक है, श्योर सीखा, सो जाइए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
यस, कम ऑन एवरीवन। थैंक यू सो मच कमल नयन, खुश रहें, आबाद रहें। ट्वाइस, ओके, 2 गुना हो रही। एक बात यहां पर ध्यान रखनी है जो बच्चे भूल जाते हैं, और वो ये बच्चों कि यहां पर n जो है वो 2n है, m जो है वो 2m है, और थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होता है। m के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो आप यहां इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे बच्चों, तो आप लिखेंगे सर जो आपका r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। सॉल्व करने के लिए आप ऐसे लिखेंगे सर r डिवाइडेड बाय r प्राइम, तो ये लिखा जाएगा सर ऊपर तो होगा आपका n स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सर 2n का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे आप लिखेंगे मास m होगा और ऊपर मास कितना हो जाएगा बच्चों, 2m हो जाएगा। सॉल्व करो जरा तो समझ में आएगा सर n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और यहां पर m से m कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 4, तो आंसर आ रहा है बच्चों 1:2, यानी कि सॉल्व करने पर समझ में r प्राइम का वैल्यू ट्वाइस टाइम्स ऑफ r हो गया। सो वेरी गुड, मतलब कि केवल और केवल इस न्यूमेरिकल का इतना सा मकसद है, आपको ये बताना है, आपको ये दिखाना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे तो फिक्स होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे तो फिक्स होता है, और इसीलिए आप सभी लोग इस नंबर को याद रखते हो कि जो r है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाता है अगर z का वैल्यू 1 हो जाए बच्चों, ठीक है। अगर z का वैल्यू 1 हो जाए तो ये नंबर आप यहां पर क्या कर लेते हो, याद रख लेते हो। फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए ये हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने कांस्टेंट कंसीडर करके 9.31 इंटू में 10⁻31 रख के सॉल्व किया होता है, इसलिए 0.53 आता है। लेकिन सवाल पूछने वाले आजकल चतरे हो गए, वो दिमाग लगाकर आपसे सवाल पूछेंगे और वो यहां पर एटॉमिक नंबर के साथ साथ शेल नंबर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के मास को भी वेरी कर देते हैं, तो फिर आपका जो रेडियस है वो मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाइपोथेटिकली वो बोलेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को डबल मान लो। समझ में आ रही बात? क्लियर है एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर है बच्चों? नहीं तो वहां दिमाग क्या लगता है, नहीं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होगा ना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होगा, लेकिन हाइपोथेटिकली वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह से बच्चों अगर हम यहां पर बात करते हैं, और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं, तो जैसे एटॉमिक फिजिक्स में अगर हम बात करें बच्चों, वेलोसिटी, यहां पर अगर ये आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में यहां पर जो मास है, जो चार्ज है बच्चों वो Ze है, और अगर इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर इस तरह से घूम रहा है, रेडियस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है, अगर आप उस वेलोसिटी की बात करोगे कि वो क्या यहां पर होगी, तो देखिए जरा, जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल आएगी बच्चों, किसके, वो प्रोपोर्शनल आएगी यहां पर, ठीक है, किसके, तो प्रोपोर्शनल टू Z होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होगा बच्चों। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू Z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, पूरा डेरिवेशन आप करिएगा, मैं केवल बस इतना बता रहा हूं बच्चों। एंड एक और चीज है बच्चों, मास के साथ यहां पर पावर 0 में है, मैं साइड में लिख दे रहा हूं बच्चों, मास इंडिपेंडेंट है, मास पर डिपेंड नहीं करती बच्चों। कैसी है यहां पर आपका, मास इंडिपेंडेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉन का मास m हो, चाहे 2m हो, चाहे 3m हो, वेलोसिटी यहां पर वेरी नहीं करेगी बच्चों। वेलोसिटी केवल वेरी करेगी अगर आपने वेरी किया Z नंबर, और अगर आपने वेरी किया बच्चों n नंबर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके अलावा वो कभी भी वेरी करने वाला नहीं है। क्या यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? क्लियर एवरीवन? अब अगर ये पार्टिकल ऐसे अगर रिवॉल्व कर रहा है बच्चों, अगर ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो आप एक चीज ये बताइए कि इसको रिवॉल्व करने में टाइम पीरियड कितना लगेगा? तो टाइम पीरियड लगेगा सर, ये डिस्टेंस चलेगा 2πr, और कितनी वेलोसिटी से बच्चों, v से। तो भाई तुम्हें समझ में आ रहा है, कि सर जो t है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होगा। अब जो r है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² z है, और जो v है वो तो यहां पर क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, यहां पर n है। एवरीवन
अरे समझो यहां पर चीजों को, ठीक है। तो यहां पर क्या रहा है, जो t है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, और ये क्या आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा। बना सकते हो चीजें आप यहां पर कि बताइए टाइम पीरियड किसके कैसा प्रोपोर्शनल होगा, n के साथ उसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, z के साथ उसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी समझो जरा, काइनेटिक एनर्जी कोई आपसे पूछे तो क्या लिखोगे सर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वेरी गुड, अगर ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है लिख दो जरा भाई। अगर वेलोसिटी z बाई एन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या लिखोगे सर, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। सुनना ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होता है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सर यहां पर आपकी K Q1 Q2, और ये नेगेटिव में होती है बच्चों, एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका R, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। नेगेटिव क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो वैल्यूज रखते हैं सर, वैल्यूज रखी सर, u इज इक्वल टू k एज इट इज बच्चों, यहां पर Q1 यानी कि हो जाएगा ZE, Q2 यानी कि हो जाएगा बच्चों E, और ये हो गया रेडियस आपका R। चलो इसको यहां बनाते हैं, ठीक है, इसकी प्रोपोर्शनलिटी को यहां बनाते हैं। सारी प्रोपोर्शनलिटीज एक साथ बना दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए बच्चों, सारी प्रोपोर्शनलिटीज, ठीक है। अब यहां पर वैल्यूज पुट करके देखते हैं बच्चों, तो जो u है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z आ रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है, लेकिन जो r है बच्चों वो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसा है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है। वैल्यू पुट करो r की जगह, r की जगह आपने वैल्यू पुट करी तो z हो जाएगा, नीचे आपका n स्क्वायर हो जाएगा, बाय आपका z हो जाएगा, z रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, तो ये भी क्या आ रहा है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जैसा प्रोपोर्शनलिटी काइनेटिक एनर्जी का है, सेम प्रोपोर्शनलिटी पोटेंशियल एनर्जी का भी है बच्चों। सो टोटल एनर्जी, जिसको आप क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस आप लिखोगे बच्चों यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, तो वो वैल्यू यहां पर सेम आएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन, राइट बच्चों, ठीक है। एवरीवन, मैं केवल और केवल प्रोपोर्शनलिटीज एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड सवाल आते हैं और इन्हीं से सारे सवाल बन भी जाते हैं, तो क्यों इस तरफ हम इधर उधर दिमाग लगाएं। सारी चीजें हमारे सामने चल रही हैं और इसी पे बेसिस पर हम सवाल कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो मसाला आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये जो मसाला आपने अभी देखा, जितना भी कुछ था बच्चों, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं या टोटल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों की जो टोटल एनर्जी है, राइट, अलग अलग शेल्स, अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग यहां पर आप क्या बनाते हो, स्टेट्स बनाते हो, ठीक है ना, राइट, याद है आप लोगों को। अब हम जाने वाले हैं किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बच्चों, और दो तरह के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स आप लोगों ने पढ़े होते हैं केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल में। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बच्चों, ठीक है। एक होता है इमिशन और एक होता है कैसा, तो आप बोलेंगे सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट एवरीवन, आर यू गाइज एक्साइटेड? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो जरा छोटी छोटी सी बातें है ना, तो अब हम बात करने वाले किस पे बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बात करने वाले हैं सर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर चर्चा होने को चली है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और फिर करेंगे सवाल बच्चों, ठीक है। मैंने फिर से आपको क्या कहा है, इस चैप्टर में थ्योरेटिकली जितना चाहे बात कर सकें, लेकिन फिजिक्स की चीज़ों के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के PYQs के अकॉर्डिंग, फिजिक्स की पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो कि मेडिकल की प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जितना रिक्वायर्ड है, केवल उतना ही मैं यहाँ पर आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। बार बार मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन सारे बनेंगे,
क्वेश्चन सारे बनेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, केमिस्ट्री आपको अनूप वशिष्ठ सर पढ़ाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें सर, दो तरह के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होता है सर आपका इमिशन, ठीक है, एक होता है बच्चों इमिशन, ठीक है, एक होता है सर इमिशन वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और एक होता है बच्चों यहां पर कैसा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, राइट, वेरी गुड। इमिशन वाले में क्या करते हैं, सपोज अगर आपने हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस यहां पर अगर हमारे पास होती है H2, ठीक है, अगर हमारे पास यहां पर क्या है सर, हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन को हमने पहले से ही क्या किया होता है, सम काइंड ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करके क्या किया होता है बच्चों, इस हाइड्रोजन को हमने सम काइंड ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करके इस हाइड्रोजन को हमने एक्साइटेड किया होता है बच्चों, क्या किया होता है, हमने इसको एक्साइटेड किया होता है। यहां डिपेंडिंग अपॉन द टोटल एनर्जी, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² by n², है ना, टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² by n²। अगर आप यहां पर बाकी सारी चीजों की वैल्यूज रख देते हैं बच्चों, अगर आप बाकी सारी चीजों की वैल्यू रख देते हैं, तो जो एनर्जी है वो आती है यहां पर 13.6, ठीक है, और माइनस साइन होता है बच्चों टोटल एनर्जी में, तो 13.6 इंटू में यहां पर हो जाता है बच्चों आपका कितना, तो आप देख लेंगे सर, ये हो जाता है आपका Z² डिवाइडेड बाय आपके पास होता है सर n², है ना। बाकी सारी चीजें जैसे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, K का वैल्यू 4 पाई H, उन सब का वैल्यू रख दो तो ये 13.6 आ जाता है, ठीक है। कितना आ जाता है बच्चों, 13.6 आ जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, यहां पर अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे ये हो गया ग्राउंड स्टेट जहां पर n इज इक्वल टू 1 है, और करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी कितनी होगी बच्चों, 13.6 होगी। फिर आप अगर यहां पर n इक्वल टू 2 रखेंगे बच्चों, आपने कितना रखा सर, यहां पर n इक्वल टू 2 रखा, करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी 3.4 होती है, करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी 3.4 होती है। फिर यहां से आप ऊपर गए सर, यहां पर आपने देखा सर n इज इक्वल टू कितना होता है, 3 होता है। एंड जैसे आप यहां पर n इक्वल टू 3 रखोगे, लगभग रख के देख लो, तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर बचेगा कितना सर, फिर से 3 चौक 12, तो यहां पर 4 आ रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा ना, 9 एकम 9, ठीक है, 1.81 समथिंग कुछ ऐसा ही आएगा, 1.81, आई डोंट नो, ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग या तो, ठीक है। वैल्यूज मुझे याद नहीं है बच्चों, वैल्यूज मुझे याद नहीं है, क्या कहते हो आप लोगों को याद है क्या, आप लोगों को याद है क्या, सर ये 9th के लिए यूजफुल है क्या, अगर समझ में आ रहा है बच्चे तो देखते रहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है तो देखते रहिए। 1.51 है यार, 1.51 है, ठीक है, ये वाला वैल्यू 1.51 आ रहा है, ठीक है। फिर इसके पास यहां पर अगर आप देखोगे तो n इज इक्वल टू 4 रख दो, यानी कि आप क्या करोगे सर, आप 13.6 डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो ये 0.85 आ जाता है सर, दिस वैल्यू इज 0.85 आ जाती है, ठीक है, माइनस में एवरीवन, माइनस साइन के साथ, ठीक है। फिर अगर आप यहां पर देखोगे n इक्वल टू 5 पर, n इक्वल टू 5 पर ये एनर्जी लेवल जो होगा n इक्वल टू 5 पर, तो n इक्वल टू 5 पर आप यहां पर क्या करोगे सर, 13.6 को 25 से डिवाइड करोगे तो 0.54 आ जाता है, 0.54। सो दीज आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बच्चों, ये क्या होते हैं सर, दीज आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, these are the different energy levels depending upon n values बच्चों। n value 1 ground state है, n equals to 2 first excited state है, n equals to 3 second excited state है, n equals to 4 third excited state है, n equals to 5 फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है। ये नंबर्स नेगेटिव में कम हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ये नंबर नेगेटिव में कम हो रहा है, यानी कि जो आपकी एनर्जी है वो बढ़ रही है बच्चों, ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी पार्टिकल यहां पर है ग्राउंड स्टेट में तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो स्टेबल है। लेकिन अगर ऊपर वाली स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाता है तो वो अपने आप को हाईली अनस्टेबल पाएगा, अपने आप को महसूस करेगा कि यार मैं अपनी एनर्जी को रिलीज करूं और फटाफट से स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, तो ये यहां पर आपको डिफरेंट स्टेट्स मैंने समझा दिए। खैर एक बार इसका और डायग्राम बना देंगे। तो मैं इमिशन स्पेक्ट्रम को क्या कर रहा था बच्चों, एक्सप्लेन कर रहा था। हमने पहले से ही बाय सम मींस, ठीक है, या तो आपने क्या किया,
कुछ यहां पर हाई अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी आपने पास कर दी यहां पर, और हाइड्रोजन के जितने भी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या कर दिया बच्चों, एक्साइटेड कर दिया। पहले से यहां पर कहां थे, ग्राउंड स्टेट में थे, अब एक्साइटेड करके आपने कहां भेज दिए, ऊपर भेज दिए। ऊपर भेज दिए तो सपोज यहां पर क्या किया, कोई इलेक्ट्रॉन लेटर सपोज दैट n इक्वल्स टू 3 पे था, n इक्वल्स टू 3 पे था, तो 1 इक्वल्स टू 3 से कहां आ सकता है, 2 पर आ सकता है, और n इक्वल्स टू 2 से कहां पर आ सकता है बच्चों, 1 पर आ सकता है, और डायरेक्टली n इक्वल्स टू 3 से कहां पर आ सकता है, 1 पर। तो यहां पर आपको 3 लाइनें मिल रही हैं। देयर आर 3 पॉसिबल वेज जिसमें पार्टिकल यहां पर आपको वेवलेंथ देगा, और 3 डिफरेंट कलर आपको यहां पर मिलेंगे। सवाल यह आता है कि सपोज अगर आपने यहां से कोई लाइट अगर भेजी, ठीक है, सपोज अगर आपने यहां पर लाइट भेजी और वो एक्साइट हुआ उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, सपोज कोई भी आपने एनर्जी दी और उस एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या किया, वापस से वो क्या कर रहा है, जंप ऑफ कर रहा है। भाई यहां से ऊपर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत कम ये घटना होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर ये जब एक्साइटेड स्टेट में होता है ना, जब ये एक्साइटेड स्टेट में था, हालांकि ये एब्जॉर्ब, ये क्या है आपका यहां पर, ये इमिट कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चों, यहां पर एक्साइटेड स्टेट में है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, और कुछ फोटॉन्स यहां पर रिलीज हो रहे हैं। सम फोटॉन्स आर रिलीज बच्चों, अलग अलग वेवलेंथ के, अलग अलग एनर्जी के फोटोन यहां पर रिलीज हो रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल से किस लेवल में जंप हो रहा है। एवरीवन, है ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ी होती है। एम आई राइट दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोगों ने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ी हैं कि नहीं? बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को दोस्तों, कि ये सब कुछ हम लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बॉस, सारी चीजें एकदम डिटेल में, राइट? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? एक बार थम्स अप करके बताइए, हाँ जी सर, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है सर, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। अब बात ये हो रही है कि सर जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया ही था और वापस से रिलीज कर ही दिया, तो फिर यहां पर डिस्टिंक्ट लाइन क्यों नजर आती है? यहां पर जो लाइंस नजर आती है, अगर हम बैंड को, अगर हम इमिशन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर लाइंस क्यों नजर आती हैं? इस तरह की लाइंस के पीछे क्या कारण होता है ना? अरे तो भैया ये वाला एनर्जी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया ना, कुछ ना कुछ यहां पर क्या कर दिया बच्चों, कुछ ना कुछ फोटॉन्स यहां पर रिलीज हो गए। तो जितना एनर्जी आपने इंसिडेंट किया था उसमें से अगर कुछ फोटॉन्स रिलीज हो गए, तो यहां अगर आप डिटेक्टर लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो सर्टेन वेवलेंथ को मिसिंग बताएगा कि कुछ वेवलेंथ मिसिंग है, और वो मिसिंग आपको यहां पर नजर नहीं आएंगे। तो इस तरह का क्या मिलता है बच्चों, आपको स्पेक्ट्रम मिल जाता है, डिसकंटीन्यूअस डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नजर आता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नजर नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चों? ऐसा ही आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अगर आप यहां पर देखें, अगर आपने कोई एनर्जी सप्लाई किया, कोई एनर्जी आपने क्या किया बच्चों, सप्लाई किया, ग्राउंड स्टेट में होते हैं यहां पर, है ना, तो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ऐसे वो ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है सर, यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए n इक्वल्स टू 1 पर है, ठीक है, फिर यहां से n इक्वल्स टू 1 से कहां जाएगा, n इक्वल्स टू 2 पर जाएगा, फिर कहां जाएगा सर, n इक्वल्स टू 3 पर जाएगा, फिर कहां पर जाएगा, n इक्वल्स टू 4 पर जाएगा बच्चों, फिर कहां पर जाएगा, n इक्वल्स टू 5 पर जाएगा, और फिर यहां पर जो n इक्वल्स टू इंफिनिटी भी पॉसिबल है बच्चों, ये आपका n इक्वल्स टू 5 भी हो गया, ठीक। चलो, तो कुल मिलाकर यह है कि एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचेगा यहां तक, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा। अब यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, यह संभव नहीं है। सुनना, जो इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड से फर्स्ट में गया, वो फर्स्ट से जंप करके सेकंड में जाए, इसके चांसेस यहां पर नियरली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लगभग 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक होल्ड करता है और उसके बाद वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हमने यहां पर समझी। अब बहुत बढ़िया मजेदार एनालिसिस हो रही थी। अब यहां पर इस मजेदार एनालिसिस में हम एक और छोटी सी बात इंक्लूड करते हैं बच्चों, छोटी सी बात इंक्लूड करते हैं, और वो छोटी सी बात क्या है, यहां पर आ जाइए। देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें तो क्या क्या फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। खैर, सवाल के जरिए हम बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। राइट, आर यू गाइज एक्साइटेड? पहले तो एक बार थम्स अप करो यार, बहुत देर से मैंने हार्ट्स नहीं देखे, बहुत देर हो गए हार्ट्स नहीं देखे। ठीक है,
ठीक है एवरीवन, क्लियर है पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से, बहुत देर से हार्ट्स नहीं दिखे। चलो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं बच्चों हम, और जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हो, लेट अस सपोज दैट यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ क्या है सर, इस तरह की हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल है। तो लेट अस सपोज दैट कि थोड़ा सा पीछे बनाते हैं, एक मिनट रुको, थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में आप लोग ज़्यादा सुंदर बनाकर पढ़े होते हो, बिल्कुल एकदम विजुअलाइज करके, है ना। हम तो फिजिक्स में क्या करते हैं, n = 1, है ना, और यहाँ पर एनर्जी क्या होगा सर, 13.6 होगा, नेगेटिव में होता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या होता है, एनर्जी गैप जो होता है ना बच्चों, एनर्जी गैप फर्स्ट यहाँ पर ग्राउंड स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं सर, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट GS, ठीक है। फिर यहाँ पर n = 2 होता है, ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बच्चों, फेस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है बच्चों, ठीक है। और यहां पर जो एनर्जी होती है वो 3.4 होती है। ये सब कुछ यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चल रहा है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप आगे जाते हैं, n = 3 है, ये आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाती है, ठीक है। और यहां पर जो एनर्जी आती है 1.51 आती है, कितनी आती है सर, माइनस की 1.51 आती है। फिर इसके ऊपर जब आप जाते हैं, जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो फिर यहां पर ये जो गैप है, आप देख रहे हो ना, गैप क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस होता जा रहा है। n = 4 पर आपको मिलेगा सर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर आपको क्या मिलेगा, n = 4 यानी कि 13.6 को आप क्या करेंगे बच्चों, 13.6 को जो है आप यहां पर डिवाइड करेंगे किससे, एवरीवन, अरे बता दो यार, नंबर बता दो, हाँ जी, 13.6 को हम डिवाइड करेंगे भाई 16 से, ठीक है, तो 0.85 आएगा। अरे हाँ, क्या हो रहा है सर आज मेरे साथ, 0 पॉइंट क्या आएगा सर, ये 84 आएगा। फिर इसके ऊपर आपका होगा सर n = 5, इसके ऊपर क्या होगा, n = 5, और n = 5 को हम बोलेंगे सर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और यहां पर जो है वो होता है सर 0.54, ठीक है। और इसके बिल्कुल एकदम चिपका हुआ सा, एकदम बिल्कुल चिपका हुआ सा ये होता है बच्चों n = ∞ वाला, ठीक है, लास्ट एक्साइटेड स्टेट, या यू कैन से सर आपका जो है इंफिनिटी वाला स्टेज है। यहां पर एनर्जी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, अगर n = इनफाइनाइट रख दिया तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यहां पर 0 से लगाकर n = 1 तक सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। अब सुनना ध्यान से, अगर आप यहां पर जंप कर रहे हो, ठीक है, इंफिनिटी से लगाकर टेक्निकली कहां पर बच्चों, इंफिनिटी से लगाकर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इंफिनिटी से लगाकर ग्राउंड स्टेट तक, एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। और अगर एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है तो यहां पर जो वेवलेंथ है, क्यों, क्योंकि आपने यहां पर क्या लिखा, देखो डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा को क्या लिखोगे बच्चों, डेल्टा E को आप यहां पर लिखोगे सर एनर्जी, और जितना एनर्जी रिलीज करेगा वही एनर्जी क्या होगा बच्चों, फोटोन अपने में दिखाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि hν के बराबर। hν को आप क्या लिखोगे बच्चों, hc/λ। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो जो डेल्टा E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ रहा है, यानी कि अगर आप देखोगे बच्चों, मोर एनर्जी डिफरेंस आपको यहां पर मिलेगा बच्चों लेस लैम्डा, मोर एनर्जी डिफरेंस आपको क्या मिलेगा सर, लेस लैम्डा। तो सबसे ऊपर से लगाकर सबसे नीचे जो यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, जो फोटोन यहां पर बन रहा है, उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, उस लाइन का वेवलेंथ सबसे कम होगा, एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। फिर n = 5 से कहां पर आएगा बच्चों, n = 5 से यहां पर 1 पर आएगा, फिर n = 4 से 1 पर आएगा, फिर n = 3 से 1 पर आएगा, फिर n = 2 से 1 पर आएगा। तो ये जो यहां पर आपको लाइन मिल रही हैं इंफिनिटी से 1 तक आने की, इसको हम कहते हैं बच्चों लाइमन। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं लाइमन सीरीज बच्चों। क्या कहते हैं इसको, लाइमन सीरीज बच्चों, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसको लाइमन सीरीज कहते हैं। और लाइमन सीरीज में अगर एक चीज और आप यहां पर ध्यान से देखें, डेल्टा E को आप क्या लिख सकते हैं सर, दिस डेल्टा E शुड बी रिटन एज 13.6, या यूं कह दीजिए, है ना, 13.6 आपके पास है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हाइड्रोजन के लिए मैं बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा सर 1/n1² - 1/n2²। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आपने डिफरेंस लिखा है एनर्जी का, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² /n² था,
एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, Z²/n²। तो हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 हो गया, ये नीचे हो गया 1/n1² और n2²। तो आप यहां पर लिख सकते हैं सर डेल्टा E जो है उसको आप लिखेंगे सर 13.6, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों 1/n1² माइनस 1/ आपका n2 का स्क्वायर। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। फॉर लाइमन, अगर आप किसकी बात करेंगे बच्चों, फॉर लाइमन सीरीज की अगर आप बात करेंगे सर, कहां से जंप करता है, कहां से जंप करता है बच्चों, तो यहां पर जो है इंफिनिटी से जंप करता है, 5 से जंप करता है, 4 से जंप करता है, 3 से जंप करता है, यहां पर जंप करता है कहां से, 2 से। तो जंप कहां कर रहा है, जंप कर रहा है n1 = 1 पर, यह फिक्स है। जंप कहां कर रहा है बच्चों, ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है। जितनी भी एक्साइटेड स्टेट्स हैं, जितनी भी एक्साइटेड स्टेट्स हैं बच्चों, उन सारी एक्साइटेड स्टेट से कहां पर आ रहा है, उन सारी एक्साइटेड स्टेट से वो पहुंचता है ग्राउंड स्टेट पर। यानी कि लाइमन के लिए n1 1 हो गया फॉर श्योर। और अगर आप n2 की बात करो, n2 कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी 5 4 3 2 1 एनीथिंग इट कैन बी, राइट। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। ऐसा अगर आप बाल्मेर की बात करेंगे, ऐसा अगर आप किसकी बात करेंगे बच्चों, बाल्मेर की बात करेंगे, चलो देखो जरा, बाल्मेर की बात करेंगे, इंफिनिटी से आएगा 2 पर, ठीक है, फिर 5 से आएगा 2 पर, फिर उसके बाद में आएगा 4 से 2 पर, और उसके बाद आएगा बच्चों 3 से 2 पर। समझ रहे हो ना। तो जो यहां पर बच्चों, जो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और जो सबसे कम एनर्जी गैप वाला है उसका वेवलेंथ सबसे क्या होगा बच्चों, एनर्जी गैप यहां पर सबसे कम, तो आप बोलोगे सर उसका लैम्डा सबसे ज्यादा। और अगर आप यहां पर बोलोगे सर यहां पर ये जो इंफिनिटी से लगाकर 1 तक का है इसका एनर्जी गैप सबसे ज्यादा, तो आप बोलोगे सर इसका लैम्डा सबसे कम, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बच्चों, ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा सर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये क्या बताएगा सर, शॉर्टेस्ट लैम्डा बताएगा, और ये बताएगा बच्चों आपको लॉन्गेस्ट, ठीक है। क्या बताएगा सर, किसका, लेमन की सीरीज का बच्चों, है ना, लेमन की सीरीज का बताएगा सर ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट। क्लियर है एवरीवन, ये बातें समझ में आ रही है। अब यहां पर ये वाली सीरीज कैसी बनी सर, इसको हम बोलते हैं बाल्मेर, उसके बाद आता है पास चेन, उसके बाद आता है ब्रेकेट, उसके बाद आता है पी फंड। सो देयर आर सो मेनी सच सीरीजेस बच्चों, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम आपको यहां पर प्रॉपर दिखाई देता है। सो अब मुझे लगता है यू पीपल आर रेडी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, राइट एवरीवन। जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ कि हाँ जी सर हम तैयार हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, राइट। आर यू गाइज रेडी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स? Are you guys ready for solving numericals? एक मिनट हाँ दोस्तों, हाँ जी कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। लार्जर और शॉर्ट नहीं आया संजना, फिर से मैं बता देता हूं बच्चे, लार्जर और शॉर्ट को एक बारी, ठीक है, लार्जर और शॉर्ट को एक बारी बता देते हैं, ठीक है। एक मिनट बच्चों रुकना है ना, एक मिनट, थोड़ा सा मैं साउंड ऑफ कर रहा हूं। हाँ जी करें भैया आप सवाल, क्लास कितनी देर तक चलेगी सर, ठीक है चलो। अच्छा संजना ने एक सवाल पूछा कि भैया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ समझ में नहीं आया। बच्चे
आप ये देखिए संजना, एक छोटी सी बात, यहां पर क्या है 0.54 है। सबसे ऊपर अगर आप इंफिनिटी n इक्वल्स टू इंफिनिटी पर देखोगे तो एनर्जी 0 है, और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना है बच्चे 13.6। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी अगर आप देखोगे बच्चे डेल्टा E, और वो डेल्टा E का वैल्यू 13.6 है अगर आप इंफिनिटी से n इक्वल्स टू 1 पर जंप करते हैं तो। सो एनर्जी यहां पर आपका क्या है बच्चों 13.6। अब दूसरी चीज संजना, एक और बात छोटी सी बच्चे उस पर ध्यान दे लें, है ना, तो अब समझ में आ जाएगी चीजें। अब ये है कि यहां पर देख n इक्वल्स टू 2 से लगाकर n इक्वल्स टू 1 तक में, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 तक में ये जो गैप ऑफ एनर्जी होता है, ये गैप ऑफ एनर्जी होता है 10.2। ये कितना होता है बच्चे 10.2। तो अब अगर आप डेल्टा E की बात करेंगे तो दैट डेल्टा E इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो कहां पर है n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1 में। तो बच्चे जहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, अभी मैंने क्या लिखा कि मोर एनर्जी डिफरेंस लेस लैम्डा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा उतना ही कम लैम्डा होगा। तो इंफिनिटी से 1 के बीच में एनर्जी डिफरेंस 13.6 है, और n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 के बीच में एनर्जी डिफरेंस 10.2 है बच्चे। तो यहां पर जिसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम होगा, तो उसको हमने शॉर्टेस्ट कह दिया, और जहां पर एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है वहां पर आप उसको बोल देंगे लॉन्गेस्ट। ठीक, क्लियर है। तो जो सबसे हायर वाला था, सबसे लोअर वाला था, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया डिफरेंस के साथ। क्लियर है कि नहीं एवरीवन? मजा आया बच्चों? राइट एवरीवन? ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों सब लोगों को? संजना, हर्षित, ठीक है, राइट, कविन, हाँ भाई यार देखो ना, हर एक चीज की एक सीमा होती है और हर एक चीज का एक सही वक्त होता है। जिस उम्र में होनी चाहिए मोहब्बत किताबों से, अगर इस उम्र में दिल कहीं और लगाओगे तो ये दिल का दौरा पड़ने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो कहाँ तो बनने चले थे दिल के डॉक्टर, कहीं बन जाओगे दिल के मरीज, है ना? राइट, हाँ जी, हद मचाते हो यार बिल्कुल। चलो सवालों पर आते हैं, सवालों पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये रहा, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द वेवलेंस ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर, ठीक है, सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। बच्चों लेमन सीरीज, ठीक है, या लेमन सीरीज, इसको कई लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो बाल्मेर सीरीज का लास्ट लाइन और लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज बच्चों, इनका यहां पर रेशियो क्या होगा? लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, हाँ जी सेवेज रिप्लाई बाय माही भैया। हाँ जी, अल्फा क्या डाउट है बच्चे बताइए? डी सर डाउट है, अल्फा बताइए क्या डाउट है? अल्फा बताइए क्या डाउट है? खुशी होगी आपके डाउट को दूर करने में। चलो यहां पर आ जाइए, द रेशियो ऑफ वेवलेंस ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर। अच्छा देखो, अगर आप बाल्मेर की बात करो ना, बाल्मेर कहां से शुरू करता है? बाल्मेर शुरू करता है इंफिनिटी से, और कहां पर आता है? n इक्वल्स टू 2 पर बच्चों, है ना। अगर आप लेमन की बात करते हैं तो लेमन का जो यहां पर क्या होता है बच्चों? लास्ट लाइन, यानी कि जो इंफिनिटी से 1 पर आ रही है बच्चों, ठीक है। तो लाइमन के लिए अगर आप यहां पर बात करोगे बच्चों, क्या लिखा है यहां पर? द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन, है ना। तो यहां पर आप बोलोगे सर लास्ट लाइन, ठीक है, लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन का मतलब है बच्चों इंफिनिटी से कहां पर आना है? 1 पर आना है। अब अगर इंफिनिटी से 1 पर आना है तो लैम्डा, सुनना ध्यान से, आपने क्या देखा था? डेल्टा E इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 13.6 इंटू में यहां पर हो जाता है 1/1 और -1 बाई क्या हो जाता है बच्चों? इंफिनिटी का होल स्क्वायर। ये 1 का होल स्क्वायर, ये इंफिनिटी का होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू इस तरफ क्या होता है बच्चों? तो ये हो जाएगा सर आपका कुछ भी इस तरफ hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, कुल मिलाकर ऐसा लिख सकते हो कि सर 1/λ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस नंबर आता है लाइमन के लिए, ठीक है। और बाल्मेर के लिए अगर आप बात करोगे बच्चों, किसके लिए बात करोगे? बाल्मेर के लिए। सुनना ध्यान से, अगर आप बात कर रहे हो बाल्मेर की, तो बाल्मेर में आप बोलोगे कि जो लास्ट लाइन होती है बच्चों बाल्मेर की लास्ट लाइन का मतलब है वो आएगा इंफिनिटी से 2 पर। कहां पर आएगा बच्चों?
इंफिनिटी से 2 पर। बाल्मेर के केस में इंफिनिटी से जंप करके 2 पर रुक जाता है, ठीक है। ऐसे ही फिर पास्ट चेन आता है इंफिनिटी से 3 पर, फिर आता है ब्रैकेट इंफिनिटी से कहां पर 4 पर, फिर आता है पी फंड इंफिनिटी से 5 पर। इस तरह से अलग अलग यहां पर आपको वैल्यूज मिलती है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे बच्चों, HC डिवाइडेड बाय, इसको लैम्डा 1 बोल दो, इसको लैम्डा 2 बोल दो बाल्मेर के लिए। तो ये हो जाएगा सर आपका डेल्टा E, और आप इसको लिखोगे सर 13.6, और ये हो जाएगा सर 1/2 स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा सर आपका इंफिनिटी का होल स्क्वायर। सीधा सीधा समझ में आ रहा है सर, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि सर ये 1/4 बनेगा और ये 1:1 बनेगा, है ना। रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप बोलोगे सर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 जो है वो आ जाएगा बच्चों 4:1, दैट्स इट, खत्म। कितना आ जाएगा बच्चों, 4:1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है। 2017 में क्वेश्चन था, आया बी, आया कि नहीं आया, आंसर इज 4, यस। सो यू पीपल आर गेटिंग रियली करेक्ट बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 1/λ, इसको वेव नंबर भी कहते हैं। वन बाय लैम्डा इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वेव नंबर भी कहते हैं। कई बार आपको इस तरह से भी मिल जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, given that the value of Rydberg constant is 10⁻⁷, ठीक है, मीटर इनवर्स, the wave number of the last line of the Balmer series in the hydrogen spectrum is, अरे भैया सीधा सीधा क्लियर हो गया, लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मेर सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मेर सीरीज, यानी कि N2 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी से जंप कराना है N1 इज इक्वल्स टू 2 पर बच्चों। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, वेव नंबर अगर आपसे पूछा है 1/λ, इसको वेव नंबर कहते हैं। और ये कितना होता है बच्चों, यहां पर होता है कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इनटू में यहां पर आपके पास फार्मूला होता है 1/n1² माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2²। फॉर्मूलाज सब एक जैसे हैं, कंफ्यूजन केवल इस बात का होता है कौन कहां से जंप कर रहा है। इतना याद रखा, सवाल सारे आपके मुट्ठियों में होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते तब भी आपने वहां पर पढ़ा होता है। रिडबर्ग कांस्टेंट आपको 10⁻⁻, यहां पर कितना दिया है बच्चों, 10⁻⁻, यहां पर +7 दिया हुआ है, 10⁻+7 दिया हुआ है। और ये 1 बाई क्या हो जाएगा सर 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा सर इंफिनिटी का होल स्क्वायर। 1 बाई इंफिनिटी का होल स्क्वायर 0 हो जाता है, तो 10⁻7 डिवाइडेड बाय 4 करोगे बच्चों 0.25, यहां पर आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। कितना आ रहा है बच्चों, 0.25, यानी कि ऑप्शन सी आ रहा है बच्चों। समझ में आ रहा है, मजा भी आता जा रहा है, चीजें क्लियर है कि नहीं, यस ठीक। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट विल बी। लो भाई साहब, यहां पर बाकी सारी चीजें आपको गिवन हैं और आपसे पूछा है कि थर्ड ऑर्बिट में वैल्यू यहां पर क्या होगी, किसकी बच्चों, हां, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी, कंसिडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। लो भाई, हीलियम का थर्ड ऑर्बिट है, Z इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, प्लैंक कांस्टेंट पता है, सारी चीजें पता है, और आपको पूछा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो मेरे ख्याल से यार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना, है कि नहीं, इसको तो कर लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बच्चों, है ना। सीधा सीधा कैसा हो गया सर, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड हो गया, सीधा सीधा कैसा हो गया बच्चे, फॉर्मूला बेस्ड हो गया कि हमको क्या निकालनी है, हमको स्पीड निकालनी है, बाकी सारी चीजें हमारे पास हैं, गिवन है, वैल्यू सॉल्व करेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट बच्चों। तो n इज इक्वल टू कितना रख लेंगे इस क्वेश्चन के लिए 3, z इक्वल टू इस क्वेश्चन में कितना यूज करेंगे बच्चों 2, बाकी सारी चीजें प्लैंक कांस्टेंट, और आपको यहां पर k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ जो कि कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो दिया हुआ है। तो ये बात ऐसी कर रहा है कि अगर यहां पर आपके पास है सीन, ये आपके पास यहां पर न्यूक्लियस है और यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप ये देख लीजिए सर, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यहां पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, दोनों को बैलेंस कर दीजिए। सो k आप बोलेंगे सर ZE इंटू में E का होल स्क्वायर, सॉरी इंटू में E होगा, E का होल स्क्वायर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नीचे आपका यहां पर क्या R, और इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका mv²/r²। एक R से एक R कैंसिल करो, R की वैल्यू यहां पर पुट करनी पड़ेगी, तब जाकर रिजल्ट आएगा। तो गंदा सा सोल्यूशन होगा, लेकिन फिर भी आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, ये सॉरी ये क्या स्टंट दिखा दिया मैंने, हाँ जी, पता नहीं यार अब हीलियम में थर्ड ऑर्बिट होती है कि नहीं होती है, ठीक है।
लेकिन सवाल में था रियल है ना, हाइपोथेटिकल मामला था, ठीक है। तो आपको जो है जैसा बोला वैसा करना है। केमिस्ट्री का कुछ भी मत पूछना, मेरे को बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। हाँ सर आप चिपक गए, कहां चिपक गए भाई। चलो now next question is, in the spectrum of hydrogen the ratio of the longest wavelength in the Lyman series to the longest wavelength in the Balmer series। longest किसकी बात कर रहा है बच्चों, longest। संजना longest अभी समझाया था, shortest wavelength किसे कहते हैं और longest wavelength किसे कहते हैं, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। longest wavelength किसे कहते हैं और shortest wavelength किसे कहते हैं, राइट, क्लियर है। अभी यहां पर आ जाइए, अगर हम बात करें बच्चों लाइमन के लिए, किसकी बात करें बच्चों, लाइमन के लिए बात करें, और लाइमन का हम चाहते हैं बच्चों लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कैसा चाहते हैं हम यहां पर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहते हैं। अगर हम यहां पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहते हैं लाइमन का, तो उसके लिए जो आपका N2 है वो 2 होना चाहिए, और जंप कहां पर करेगा बच्चों, N1 इज इक्वल टू 1 पर। बच्चों जंप कहां पर करेगा, जंप करेगा यहां पर N1 है ना, N1 इज इक्वल टू 1 पर। 2 से 1 पर अगर जंप कर रहा है, लाइमन के केस में जंप कहां पर कर रहा है बच्चों, 2 से अगर 1 पर जंप कर रहा है तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा। तो आप बोलोगे सर 1 बाय लैम्डा, ठीक है, लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट है इसलिए लैम्डा 1। तो ये हो जाएगा सर आपका जो भी यहां पर वैल्यू होता है 13.6 व्हाटसोएवर कांस्टेंट इज देयर, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय HC भी होता है यहां पर, डिवाइडेड बाय HC भी होता है, या सीधा सीधा आप बोल दो ना रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। क्यों इतना सब यहां पर लिखना, तो ये क्या होता है बच्चों, ये पूरा का पूरा मसाला रिडबर्ग कांस्टेंट होता है R, और ये हो जाएगा सर आपका 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय ये हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर, वेरी गुड। और यहां पर अगर आप देखोगे बाल्मेर के लिए तो 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। बाल्मेर के लिए कहां पर आओगे, 2 पर आओगे। कहां से आओगे, 3 से आओगे बच्चों, ठीक है ना। अगर लाइमन के लिए आप देख रहे हो n इक्वल टू 2 से 1 पर, तो बाल्मेर की लॉन्गेस्ट कहां पर होगी बच्चों, बाल्मेर की लॉन्गेस्ट होगी जहां पर एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है, और वो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस कहां पर मिलेगा, 3 to 2 में बच्चों, ठीक है। सो उस कंडीशन में अगर आप यहां पर सॉल्व करते हो, पूछा क्या है, रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लेमन सीरीज टू द बाल्मेर बच्चों, यानी कि ये जो रेशियो आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है आपका यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे लैम्डा 2 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल होकर लैम्डा 1 नीचे हो जाएगा। ये लाइमन का, ये बाल्मेर का, ध्यान रखना 1 और 2, ठीक है। ये बनेगा बच्चों 1 माइनस 1/4, यानी कि ऊपर बनेगा सर आपका 3/4, और नीचे हो जाएगा सर कुल मिलाकर ये 4, और ये बनेगा 9। तो ये बनेगा सर 9 में से 4 जाएगा 5/9, कितना आ रहा है बच्चों, 5/9 आ रहा है। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका कितना, एवरीवन कुछ तो मैंने गड़बड़ किया क्या, 4 3 तरी 9, हाँ LCM 9 कहां से ले आओगे प्रभु जी, कुछ तो भी कर दिया। ये 4 है और ये 3 तरी 9 है, तो LCM आएगा सर इसका 4 और इसका 3, तो 9 चौक 36, 36 विल बी द LCM। सो ये आएगा 36, और ये कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आंसर 5 आएगा, ठीक है। 9 माइनस 4 5 आ रहा है, ठीक है, और सॉल्व हाँ हो रहा है। 4 से ये जाएगा कितनी बार, 9 बार, तो 9 तियां 27 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है, लेकिन आंसर विल बी 5/27, ऑप्शन सी। आंसर विल बी लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 आपको बोलना है, ठीक है। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, तो वो आएगा कितना बच्चों आपका 5/27, ठीक है। कितना आएगा बच्चों, 5/27, ठीक है। क्लियर है, कितना होगा बच्चों, 5/27। वैसे भी एक बात समझ लो, जो लाइमन की सबसे छोटी लैम्डा होती है ना, जो लाइमन की सबसे छोटी लैम्डा होती है, उससे वो उसका जो वैल्यू है, लाइमन की सबसे छोटी लैम्डा का वैल्यू भी जो बाल्मेर की सबसे बड़ी लैम्डा होगी उससे ज्यादा होगा, ठीक है। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एनर्जी डिफरेंस को जरा पेपर में बना के ना शिद्दत से, अभी रात सोने से पहले एक काम जरूर करना है, खाली पेपर लेना और वहां पर बहुत सारी लाइंस प्लॉट करना, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू इंफिनिटी। और फिर वहां पर देखना कि जो लाइमन का जो फर्स्ट लाइन है बच्चों, ठीक है, लाइमन का जो फर्स्ट लाइन है बेसिकली वो कैसा है, वो है यहां पर सबसे बड़ी लैम्डा, है ना। और जो सबसे छोटी लैम्डा है शॉर्टेस्ट, वो इंफिनिटी से 1 पर हो जाती है। तो जो एनर्जी डिफरेंस है किसका बच्चों, लाइमन का, जो 10.2 आता है बेसिकली, वो 10.2 बाकी इस बाल्मेर की जो हाईएस्ट वाली होती है ना, उससे भी ज्यादा होता है,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा यहां पर, ये आपको करके देखना पड़ेगा। जब आप खुद करके देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अगला सवाल, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू कितना बच्चों, 975 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम इमिटेड विल बी। हाइड्रोजन एटम कहां पर है बच्चों, ग्राउंड स्टेट में, वेरी गुड, ग्राउंड स्टेट में है। is excited by a monochromatic radiation of lambda. Number of spectral lines in the resulting spectrum emitted will be. तो सबसे पहले n equals to 1 से वो एक्साइटेड होकर कहां जा रहा है ये पता लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पर, सबसे पहले आप ये देखोगे लैम्डा का वैल्यू कितना दिया, 975 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि 1 बाय लैम्डा जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम रीडबर्ग कांस्टेंट, और ये होता है बच्चों 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। बच्चों n1 का वैल्यू यहां पर 1 दिया हुआ है और करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 975 एंगस्ट्रॉम। अगर आप यहां पर n2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो आपको यह पता चल जाएगा कि भाई अगर ग्राउंड स्टेट पर है, बंदा कहां पर है, ग्राउंड स्टेट पर है, तो जंप करके कहां जा रहा है, n इक्वल्स टू 2 पर जा रहा है, n इक्वल्स टू 3 पर जा रहा है, n इक्वल्स टू 4 पर, कहां रहा है, ठीक है। अगर जंप करके पहुंच रहा है तो पहुंचेगा कहां, डिपेंडिंग ऑन दैट वैल्यू हम यहां पर बता पाएंगे कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन में रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं दिया, तो दोस्तों ऐसे मामले में आपको समझना पड़ेगा कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, और ये मेरे ख्याल से 1.1 इंटू 10⁻⁻10⁻⁻⁷ होता है। हाँ, सो 1.1 इंटू में 10⁻⁻7 अगर नहीं दिया है तो ठीक है, मीटर इनवर्स में होता है ये पूरा मामला। और अगर ये वैल्यू है तो आप यहां पर लिखेंगे सर 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू रखेंगे सर 975 इंटू में 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा सर 1.1 इंटू में 10⁻7, और यहां पर आप लिखेंगे सर 1 बाय 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों यहां पर कितना, -1 डिवाइडेड बाय कितना आपका n स्क्वायर। ये n हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, ये n हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो मसाला यहां पर आपको नजर आ रहा है, ठीक, इसको देखो जरा, ये 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर आपका 975। कुछ तो ढंग का बनना चाहिए भाई, नहीं तो जो है बड़ी विडंबना हो जाएगी इस सवाल को सॉल्व करने की। ये 1 - 1 बाय n स्क्वायर आ रहा है। चलो दोस्तों, 10⁻7 से इसको कट करेंगे तो ये 1000 बचेगा, बहुत बढ़िया, 1000 बचेगा। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, 25 चौक 100, मतलब कि ये आ रहा है 40, ठीक है, और इसमें 25 ही कम है, मतलब ये 39 होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये यहां पर आप देखो जरा, है ना, कुछ नंबर ऐसा बन रहा है, सर 1 - 1 बाय n स्क्वायर, इसको यहीं रहने दो, इस नंबर को नीचे डालते हैं, ठीक है, 1.1 को, तो ये हो जाएगा सर आपका 40 डिवाइडेड बाय 39 इंटू में 1.1, और 39 इंटू में 1.1 है, मतलब कि यहां पर जो है कितना आ रहा है भाई, ये 39 समथिंग जो है। हाँ, रुको ना, वैसे देख लेते हैं कितना, 39, और 39 में अगर हम इसको 3.9 करेंगे तो 39 और 3.9 42 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। जुगाड़ लगाते हैं अपन बच्चा थोड़ा सा, 42 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा 1 - 40 डिवाइडेड बाय दिस इज 42 पॉइंट समथिंग होगा, इज इक्वल्स टू 1 बाई, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आया और इस 1 बाई n स्क्वायर को इधर ले जाएंगे। यार ऑलमोस्ट देखो ना, सॉल्व करने पर n का वैल्यू यहां पर 4 आएगा बच्चों, ठीक है, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, यहां पर 4 आ जाएगा। मैंने बाकी कैलकुलेशन की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ दी, समझ रहे हो ना, मैंने क्या किया, यहां पर बाकी कैलकुलेशन की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ दी, ठीक है। हाँ जी, क्वाइट कैलकुलेटिंग है, लेकिन अब क्या करें, तो n इक्वल्स टू 4 आएगा बच्चों, कितना आएगा, n इक्वल्स टू 4 आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो भाई यहां पर देखो,
आपको n का वैल्यू हायर साइड लेना होता है, ठीक है, तो आप डेसिमल में नहीं ले सकते। n इक्वल टू 4 सेलेक्ट करोगे और n इक्वल टू 4 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला n-1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। अगर n का वैल्यू यहां पर 4 हो गया, 4 इंटू में 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 2 से गया सर, ये 3 बना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी 6 बच्चों। अगर n इक्वल टू 4 पर है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 6 होगी। अगर कंफ्यूजन हो, अगर दिक्कत हो, तो यहां पर आप पूरी तरह से फील भी कर सकते हैं। n इक्वल्स टू क्या है आपके पास, n इक्वल्स टू 1 है। फिर कहां पहुंचे आप, n इक्वल्स टू 2 पर पहुंचे, वेरी गुड। फिर आप कहां पहुंचे, n इक्वल्स टू 3 पर पहुंचे। फिर आप कहां पहुंच गए, n इक्वल्स टू 4 पर पहुंच गए। पहुंच जाइए, सारी चीजें आपने यहां पर देख ली। अब उसके बाद एग्जामिन करते बच्चों, ठीक है। n इक्वल्स टू 4 से कहां पर आ सकते हैं, n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 1 पर आ सकते हैं, पहली लाइन। n इक्वल्स टू 4 से कहां पर आ सकते हो, n इक्वल्स टू 2 पर आ सकते हो, दूसरी लाइन। n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 3 पर आ सकते हो, तीसरी लाइन। 2 से 1 पर आने में कोई रोक रहा है क्या भाई, 2 से 1 पर भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, चौथी लाइन। फिर क्या कर सकता है, फिर यहां पर 3 से कहां आ सकता है, 2 पर आ सकता है। कितनी लाइन हो गई बच्चों, 5, 1 2 3 4 5। और क्या संभव पॉसिबल है, और पॉसिबल ये है बच्चों, सीधा सीधा एक यहां पर जो है, ये जो दिख रहा है यहां पर n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 3 से 1 पर आने में भी कौन रोकेगा, तो n इक्वल्स टू 3 से यहां पर n इक्वल्स टू 1 पे भी आ रहा है, 4 से 1 पर, 4 से 2 पर, 4 से 3 पर, फिर 3 से 1 पर, 2 से 1 पर और 3 से 2 पर। तो टोटल कितनी लाइनें बन गई बच्चों, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी देयर। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना और जल्दीबाजी के चक्कर में गलती ना हो जाए बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, खूबसूरत है चीजें, खूबसूरत है चीजें। चलते हैं आगे और बढ़ते रहें बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अरे अभी छुट्टी कहां से दे दें यार, अभी छुट्टी कैसे दे दें। चलो, एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन n1 to n2 where n1 and n2 are the principal quantum numbers of the two states. Assuming Bohr's model to be valid, the time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. The possible values of n1 and n2 are. ऊपर से चला गया क्या, पढ़ते से ऊपर से चला गया, ये क्या हो गया सर, इलेक्ट्रॉन है किसमें बच्चों, हाइड्रोजन एटम में। मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n1 to n2. n1 and n2 are the principal quantum numbers of the two states. Assuming Bohr's model to be valid, time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state बच्चों। कुल मिलाकर आपको यह बोला गया है कि T initial is equals to 8 गुना ऑफ T final है, ठीक है। ये यहां पर ध्यान दो जरा, बाकी सारी चीजें छोड़ो। टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट इन द फाइनल स्टेट। थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ समझाए थे कि जो T है ना बच्चों, जो T है वो क्या आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब आ रहा था कि नहीं, याद है। T इज क्या आ रहा था बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था, n क्यूब। याद है बच्चों, दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले किया था। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा सर, n क्यूब आएगा। और अगर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है तो आप यहां पर बोलोगे सर T इनिशियल डिवाइडेड बाय, आप बोलोगे सर T फाइनल इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका n इनिशियल डिवाइडेड बाय L फाइनल, या T1 बाय T2 भी लिख सकते हैं का होल क्यूब। ये रेशियो आपको कितना दिया है बच्चों, 1/8 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बच्चों आपका n इनिशियल डिवाइडेड बाय n फाइनल होल टू दी पावर 1/3 था, इसमें यहां पर आप पावर 1/3 कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका n इनिशियल डिवाइडेड बाय n फाइनल जो है वो रेशियो क्या आ जाएगा 2। और वो रेशियो 2 कहां सेटिस्फाई कर रहा है, रेशियो कहां सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, n1 इक्वल्स टू 4 और n2 इक्वल्स टू 2, है ना। 4 और 2 में 2:2, 4:2, 2 सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, राइट। एटम बहुत इजी है बच्चों, एटॉमिक फिजिक्स बहुत इजी है, बहुत इजी है, राइट। तो ये वाला सवाल अब मैं आपको दे रहा हूं किसमें बच्चों, होमवर्क में, राइट, क्योंकि राइट, वेरी गुड, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो चलो यहां पर अब हम एटम को करते बच्चों खत्म, है ना, और हम करते हैं, ठीक है एवरीवन। सर ये कैलकुलेशन में ही तो दिक्कत, अरे यार कैलकुलेशन को क्यों दिक्कत में लेते हो भाई, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना यार। आई एम नेपाली इज ए स्टूडेंट बट नॉन इन विच स्टूडेंट वॉज स्टडी नीट मेडिकल और इंजीनियरिंग। ये क्या लिखा उमाकांत आपने,
मैं समझ ही नहीं पाया। चलो, ये सारे के सारे सवाल बच्चों अब आप लोग यहां पर खुद करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, ये जहां कहीं इंफ्रारेड या फिर यूवी या फिर विजिबल ये आ जाते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं इससे रिलेटेड हिंट दे देता हूं। 3 तरह की सीरीज यहां पर मोस्ट प्रोबेबली जो है काम की होती है, पूछी जाती है। लाइमन, ठीक है, फिर उसके बाद होती है बाल्मेर, ठीक है, फिर उसके बाद होती है यहां पर आपकी कौन सी बच्चों, बाल्मेर के बाद पास्चेन आती है शायद, हाँ, है ना। मेरे को बता देना अगर कहीं गलत हो रहा है, और स्पेलिंग तो खैर आप लोग जानते हो, ठीक है, दिस इज योर रोल। तो जो लाइमन होती है बच्चों अल्ट्रा वायलेट होती है, ठीक है। जो बाल्मेर होती है वो नजर आती है, विजिबल होती है, ठीक है। और ये भाई साहब कौन सी होती है, इंफ्रा रेड होती है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना N1 का वैल्यू 1 होता है, इसमें ध्यान रखना N2 का N1 का वैल्यू फिक्स हो जाता है बच्चों। N1 का वैल्यू यहां पर कितना हो जाता है, 2, है ना। कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर N1 का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसके लिए जो N1 का वैल्यू है वो 3 हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म। बस इतनी चीजें याद रखी तो सारा काम आपका अपने आप बन जाता है, ठीक है। चलो, अब यहां पर ये सारी की सारी चीजें मतलब रिपीटेड आ रही है, एक जैसी आ रही है, जो हम पढ़ते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस ऑल दिस थिंग्स आर रिपीटेड। तो बच्चों ये आप होमवर्क में ले लीजिए, सब PYQs हैं 2010 2011 ऐसे रिपीटेडली यहां पर पूछे गए हैं, राइट। क्लियर है, हाँ जी। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कर रखी हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कर रखी बच्चों, ठीक है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज रेड, यहाँ पर डन है। क्योंकि अब हम क्या पढ़ने वाले, अब हम पढ़ने वाले बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं, ठीक है, राइट। चलो, उसके पहले मैं छोटी सी बातें आपको बता दूं, 1 मिनट के लिए रुकेगा ज़रा, ठीक है। अभी हम न्यूक्लियर फिजिक्स करने वाले हैं। हाँ जी, राइट तो जितने सवाल मैंने अभी होमवर्क में दिए हैं वो सारे के सारे जरूर करना, ठीक है। जितने सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो सारे के सारे जरूर करना बच्चों, ठीक है। सर आप जैसी फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स सिखा दो, चलो, है ना, राइट। ऐसी फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स के लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। लक्ष्य बेस्ड यहाँ पर एस नीट 2022 विद एक्सपर्ट्स बच्चों, राइट। और यहाँ पर अनअकैडमी कॉम्बैट और कई सारी ढेरों चीजें अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, राइट। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, एज आई कीप सेइंग, इंडिया बिगेस्ट, ठीक है, यहां पर लर्निंग प्लेटफॉर्म है बच्चों, जिसमें लाखों लर्नर्स रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़कर अपने आप को सुपीरियर बना रहे हैं बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से। कंट्री के टॉप एजुकेटर्स, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कई सैकड़ों एजुकेटर्स आपको क्या करते हैं, यहां पर हेल्प कर रहे हैं टू एस योर एग्जामिनेशन, टू एस योर प्रिपरेशन बच्चों। तो यहां पर आप जो है अगर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे सूटेबल है, या फिर आप यहां पर 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी टारगेट कर सकते हैं। कोड आपके सामने बच्चों, MS लाइव, इसको अप्लाई करने से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सो इधर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन यू कैन प्लान फॉर दैट बच्चों, ठीक है। और यहां पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी यहां पर मिल जाता है। अच्छा चलो, अब एक बात बताओ जल्दी से, ठीक है। योगेश, मिनाज, रितु, रोशन, दिनेश एंड एवरीवन, एक काम करें, जो आपका न्यूक्लियाई है बच्चों, न्यूक्लियाई है, आज हम उसको करें या कल पर डाल दें, थोड़ा सा मतलब आप लोग अगर आराम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, ठीक है ना, तो सो लेते हैं। 1-2 घंटे की क्लास अपन कल और रख लेंगे। एग्जॉस्टेड माइंड से आज पढ़ने की बजाय कल कर लेते हैं, मेरा ऐसा ओपिनियन है। बाकी आप लोग अगर कह देंगे तो अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉट एन इशू। कम ऑन एवरीवन। रोशन का जवाब आ गया, सर टुमारो, बाय भैया, थैंक यू, ठीक है। तो बच्चों, अनअकैडमी प्लस के बारे में जो मैंने बताया ना, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी तक उसमें अगर आपने सिंसियर तरीके से नहीं सोचा है, मेरा खुद का एक नया बैच अभी उस पर शुरू हो चुका है 2022 के लिए, दैट इज़ अर्ली राइज बैच बच्चों, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करवाएगा। सारे मॉड्यूल्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स आपको वहाँ पर जो है मॉड्यूल्स के फॉर्म में मिल जाते हैं, तो आपको कहीं और कुछ करने की और भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यस, कल, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आज और बहुत सारे बच्चे बोल रहे कल,
हाँ यार देखो, मतलब ऑब्वियस बात है, मैं भी थकता हूँ, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, मैं भी थक जाता हूँ दिन भर से बहुत सारी क्लासेस लेकर, बहुत सारे काम करके, ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपसे पूछा, राइट। हाँ, कल ही रख लेंगे अपन, कल ही रख लेंगे, ठीक है, टुमारो, यस। अब ये आधी आधी जनता हो गई यार, मैंने आप लोगों से सॉल्यूशन मांगा, आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। चलो ओके, ठीक है। हाँ जी, तो रेस कर लेते बच्चों, कल पर डालते हैं इसको, ठीक है। तो एटम आज हो गया है, न्यूक्लियाई, हालांकि मैंने पूरा सोचा था कि 4 घंटे 5 घंटे लगातार हम पढ़ेंगे और न्यूक्लियाई को भी हम खत्म कर लेंगे, लेकिन आज हम इस क्लास को 2 घंटे में खत्म कर रहे हैं। तो कल हम दोबारा एक सेशन इसका रख लेते हैं, ठीक है, और कल मुलाकात करेंगे आप लोगों से, और कल हम करेंगे इसका न्यूक्लियाई वाला पार्ट बच्चों, ठीक है। पूरा न्यूक्लियाई कल खत्म कर लेंगे, न्यूक्लियाई प्लस रेडियो एक्टिविटी भी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है यार वो, अपने आप में समझो। एटम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, एटम अगर 2 घंटे में खत्म हुआ, सोचो न्यूक्लियाई को खत्म करने में तो 3 घंटे कम से कम लगेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या क्या चीजें, उसमें बहुत छोटा सा वो जो फॉर्मूला नहीं होता, R इज इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3, उस पर कई सारे सवाल हैं प्रीवियस ईयर में, तो वही अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है। फिर एनर्जी मास इक्विवेलेंस, फिर वहां पर आपके अल्फा बीटा गामा डीके हो जाते हैं, फिर उसके बाद में न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड देन आप आ जाते हैं किसमें, रेडियो एक्टिविटी में। और वो समझने में, समझाने में फ्रेश ब्रेन्स लगेंगे बच्चों। वहां पर आपको केवल सवाल में लिखा होता है कि राइट, हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज टू मेक हीलियम, लेकिन ये नहीं बोल रहा है ड्यूटीरियम है या ट्राइयूटीरियम है, बताए, मतलब फिर जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोडी फेजान लो लगाना पड़ेगा, ए नंबर्स को सेम करना पड़ेगा, जेड नंबर्स को सेम करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा ड्यूटीरियम होगा या क्या होगा। नहीं तो तुम सोचोगे अच्छा 1H1 इसकी एनर्जी उतनी, इसकी एनर्जी उतनी, सॉल्व किया, आंसर आएगा सर दैट मच, ऑप्शन मैच नहीं किया। सो हो जाता है ऐसा। ये सारी चीजें समझने के लिए हम मुलाकात करते हैं कल। सो आज आप सभी लोगों का साथ देने के लिए बेहद बेहद धन्यवाद बच्चों। अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के इस ब्यूटीफुल से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, और जो नोट्स हैं आप लोगों को मिल जाएंगे। सर्च करना टेलीग्राम पे जाकर हेलो फिजिक्स, सर्च करना टेलीग्राम पर जाकर हेलो फिजिक्स, तो आपको वहां पर एक टेलीग्राम चैनल दिखेगा, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। नोट्स वहां पर मैं अभी के अभी डाल रहा हूं, जितना भी हमने एटम पढ़ा है बच्चों, ठीक है। सो न्यूक्लियाई के लिए मुलाकात हो रही है कल, सेशन बन जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में टाइमिंग आपको पता चल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, न्यूक्लियाई हम खत्म कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो क्या आप साइनिंग ऑफ करें। और एक चीज और बच्चों, राइट, इफ यू आर प्लानिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन तो इट इज द राइट टाइम। इफ यू स्टार्ट अर्ली देन यू विल बी अहेड ऑफ द कर्व, ठीक है। लीडर्स हमेशा ऐसे ही करते हैं, दे टेक डिसीजन एट दी अर्लीएस्ट बच्चों, सो दैट दे कैन बी अहेड ऑफ द कर्व, और फिर वो डेंट क्रिएट कर सकें। और एज आई कीप सेइंग, शिक्षा पर किया गया निवेश आपको हमेशा कम से कम 100 टाइम्स रिटर्न करके देता है बच्चों, उसे 1000 टाइम रिटर्न भी आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज। कह दीजिए अपने पिताजी से, दे दीजिए 50,400 रुपए उधार, 5 साल बाद 5,40,000 रुपए आपके टेबल पर रख दूंगा। ये मैं सबसे लीस्ट साइड बोल रहा हूं। अगर तुमने मेहनत बराबर करी बच्चों तो आप 5,040 का 5,40,000 बना सकते हैं। 50,400 का कितना, 5,40,000, 10 टाइम्स आपने कर दिया 5 साल में। कोई भी शेयर मार्केट, कोई भी जो है बैंक इतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करके इतना ज्यादा जो है मल्टीपल नहीं कर सकती बच्चों। ये एजुकेशन की पावर है, क्योंकि वो एजुकेशन आपके व्यक्तित्व को इंप्रूव करता है। डोंट रन बिहाइंड, राइट। जो भी आपने सपने देख रखे, अगर आपने सोचा यार मुझे इतना पैसा चाहिए, तो डायरेक्टली वो कैसे कमाऊं सोचने की बजाय आप ये सोचिए व्हाट शुड आई चेंज विद इन मी सो दैट वो पैसा मेरी तरफ आ जाए। मैं ऐसा अपने आप में क्या बदल दूं जिससे वो पैसा मेरे लिए काम करने लगे। वो बाई प्रोडक्ट है, रिएक्शन तुम्हें करनी पड़ेगी। तो टेक द डिसीजन, टेक द स्टेप,
राइट, रिएक्टेंट्स को मिक्स करवाइए, बाय प्रोडक्ट बनाइए और एनर्जी जो है बराबर लेकर आइए बच्चों, राइट। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एवरीडे मॉर्निंग 9 AM पर, एवरीडे मॉर्निंग 9 AM पर फ्री ऑफ कॉस्ट HC वर्मा सर की किताब के सारे ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर वाइज में डिस्कस करवा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, कल मैं डिस्कस करने वाला हूं वर्क, एनर्जी एंड पावर के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 बच्चों। ठीक है, आप किसी भी टॉपर्स की बात अगर सुनेंगे, किसी भी एजुकेटर की बात अगर आप सुनेंगे, तो हर कोई आपको रिकमेंड करता है आपको HCV के ऑब्जेक्टिव्स जरूर सॉल्व करने चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव 1 हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव 2 हो। एवरीडे मॉर्निंग 9 AM पर मैं HCV के ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करवा रहा हूं। तो वो पर्टिकुलर सीरीज थ्रू आउट द मंथ चल रही है। पूरे फरवरी में सुबह 9 बजे मुलाकात करिए आप मुझसे अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और जब आप पहली बार डाउनलोड करें, वेलकम कोड आपसे पूछेगा, आप MS लाइव यूज कर सकते हैं। चलिए, सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और सभी जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, हमेशा की तरह मचाते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।